अगर पेरेंट्स ऐसे जवाब दे रही हैं सलाम का तो बच्चे कैसे देंगे? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले तो अपने गेस्ट अजमल कामियाना साहब को वेलकम करता हूं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। इन्होंने हमारे हमेशा हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर वेलकम किया है और जब भी हमने इनको जहमत दी है तो इन्होंने खुशी से वो रिक्वेस्ट कबूल करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इनको हम यहाँ पे आने पे वेलकम करते हैं। ज़रा ज़ोर से तालियां बजाएं। अजमल साहब जो हैं ये CEO हैं वी ब्रिज के और सर्टिफाइड कंसल्टेंट और ट्रेनर हैं और मोर देन 15,000 पीपल को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं माशाल्लाह से। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-3 अपनी जो इनपुट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों से आप शेयर करूँगा। यहाँ पे आगे दीवार के ऊपर एक सेंटेंस लगा हुआ है, माँ की गोद पहली दरसगाह है। इसका मतलब ये है कि बच्चा सबसे पहले सीखता माँ से है। पिछले दिनों हम घर में बैठे हुए थे, बात हो रही थी तो मेरी वाइफ ने गांव कॉल की थी, किसी बच्चे से बात कर रही थी अपनी भतीजे वगैरह से। उसने कॉल पे कहा कि वो छोटा कोई बच्चा उनसे बात कर रहा था तो वैसे ही मजाक के तौर पे उसे कहा कि गद्दा। मेरा छोटा बेटा है वो पूरा दिन रिपीट करता रहा गद्दा। उससे मैंने ये देखा कि माँ की जबान से निकले हुए अल्फाज या वो पेरेंट्स के मुंह से निकले हुए जो भी अल्फाज होते हैं वो बच्चे फॉलो करते हैं, या टीचर के मुंह से निकले हुए अल्फाज। हम सबकी बीइंग अ टीचर और आप लोग पेरेंट्स, हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम आगे मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं। उसका बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है या उसका खराब मुस्तकबिल हो सकता है, वो हमसे ही है। हम ट्रेन करेंगे ठीक से, हम का मतलब ये कि हम टीचर्स और आप वालिदैन, हम ठीक से ट्रेन करेंगे तो हमारा बच्चा ठीक ट्रैक पे चलेगा। हम गलत ट्रेन करेंगे तो बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे चलेगा। तो ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर अपने बचपन को देखूं तो छोटे बच्चे हम जब हुआ करते थे तो हम बाहर खेला करते थे, लेकिन अब वो माहौल नहीं है, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। अब इन इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये मोबाइल जो बला है ये हमारे घरों तक, हमारी जेबों तक आ चुकी है ये चीज़, और हमारे घर में और सोशल मीडिया या मीडिया रिलेटेड चीज़ें हैं। हमने उससे भी बच्चे को दूर रखना है और बाहर के हालात से भी दूर रखना है। तो ये एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में माँ का सबसे बड़ा रोल है कि वो बच्चे की परवरिश कैसे कर सकती है। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान रह चुका है, तो वो कहता है कि गिव मी एजुकेटेड मदर एंड आई शैल गिव यू एजुकेटेड नेशन। कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दें और मैं आपको एक पढ़ी लिखी तरबियत याफ्ता कौम दूंगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक माँ से ही एक बेहतर कौम बन सकता। माँ अगर प्रॉपर रोल अदा करे, टीचर भी बीइंग माँ या फादर होता है, तो टीचर और पेरेंट्स अगर ठीक से रोल अदा करें तो यकीन करें हमारे ये बच्चे कल के लिए एक शाइनिंग स्टार्स होंगे। आज मैं अजमल साहब को दावत देता हूं कि वो आ जाएं और हमारे यहाँ पे जो मदर्स आई हुई हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग हम आज इनसे सीखें कि हम अपने बच्चे की अच्छी सी परवरिश कर सकें। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतने लोग ना आए, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से टाइम निकाला और आए। इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस हम रेगुलर रखा करेंगे ताकि आप लोग भी सीखें, हम भी सीखें और अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकें। जज़ाकल्लाह। ठीक, मैं कर दूँगा फिर। ये आपका काम है सर।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत आई एम नॉट श्योर कि आपको सुनाई दी है या नहीं दी, दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। इस आयत का मीनिंग ये है, मफ़हूम अगर बयान किया जाए कि या अल्लाह मेरी ज़ुबान को, मेरे दिल को, मेरी कहने की सलाहियत को, मेरे समझाने की सलाहियत को, मेरी तरबियत देने की सलाहियत को खोल दें, मेरे सीने को इल्म से मुनव्वर फरमा और मैं जो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक भी पहुंच जाए। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, ये दुआ हर नमाज के बाद आपको भी पढ़नी चाहिए, हमें भी पढ़नी चाहिए और बच्चों से भी कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चों से अक्सर हम कहते हैं ऊंचा बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना, और चाहते हैं हमारा बच्चा कॉन्फिडेंस से बोले। और बीइंग अ मदर, अगर मदर नहीं बोलेगी बच्चा कैसे बोलेगा? ओके, अभी दुआ सलाम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे से ऊंची आवाज़ होनी चाहिए आपके। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी सेशन को मैं जब भी आऊँ या जब भी आपके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो तो कभी भी ये ना समझिएगा, ना सारी उम्र की बात को, ना किसी और टीचर की बात को, कि आपको ज़बरदस्ती या बिठा दिया गया है, बोझ बना दिया गया है और मैं आज आपकी अच्छी खासी खिंचाई करूँगा, डांटूँगा आपको, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, ठीक है। जो मुझसे में छोटी हैं वो चले मेरे स्टूडेंट्स कह लें, सब इस तरीके से हैं। तो परेशान किसी ने नहीं होना, किसी ने घबराना नहीं है। यहाँ मेरे साथ डिस्कशन करनी है और जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो भी पूछेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों से पूछूंगा। तो इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। बच्चे ने एक नात पढ़ी, उस नात के कोई मफ़हूम बताना चाहेगा? उस नात का मफ़हूम क्या है? आप में से, मदर्स में से कोई अगर बताना चाहे? आप में से कोई भी खड़ा होकर बता सकता है कि बच्चे ने जो नात पढ़ी है उसकी मीनिंग क्या है? जी, आपस में अगर करने की बजाय थोड़ा सा ऊंचा अगर आ जाए, अदरवाइज माइक अगर शेयर हो जाए। ये देख लें, ये इस तरह से नीचे से ये माइक जहाँ तक जाता है अगर वहाँ वाले आंसर देना चाहिए इजीली। किसी मैम को, मैम आप या आप ले लें और शेयरिंग कर दीजिएगा। जी, आप में से कौन आंसर करना चाहेगा? खुद आंसर करेंगे या मैं आप लोगों को खड़ा करूं? खड़ा तो करना पड़ेगा ना, बच्चों को हम खड़ा करते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह करेंगे। जी मैम, आप बताएं। ये खाला जी को दें, नहीं सुनी? अच्छा, जो पहले आप आए थे इनको दे दें। जी, वालेकुम। इस नात में ये बताया गया है कि मतलब जो शायर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, बोल रहा है कि मेरी मतलब बात बन गई है, ज़िंदगी मतलब मेरी सवर गई है आपकी बात करते करते। ये शायर कहना चाहता है कि हर वक्त अल्लाह की नात हमारी ज़ुबान पे हो और जब हम खाना कबा जाएँ, मस्जिद नबी जाएँ या अल्लाह के नबी से मुलाकात हो क़यामत वाले दिन या जन्नत में, तो हर वक्त उनकी हम्द व सना नात हमारी ज़ुबान पे हो। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? जी, कोई और आंसर करना चाहें? अदरवाइज मैम आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी आप खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अलाउ करते हैं। जी, जी, कोई आंसर करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शायर जो है ना इस नात में ये कह रहे हैं कि मैं हर वक्त जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता रहूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जब आऊँ तब भी हम्दो सना के साथ आऊँ। तो हर वक्त जो है ना दरूद पाक पढ़ना, नमाज, जब हमारा दीन की तरफ जो है ना वो मुतवज्जे हम होंगे तो तभी ये हो सकता है कि हम हर वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में और अल्लाह ताला की जो है ना हम्दो सना में। हम यही से आगाज़ करते हैं। आप माइक अपने पास रखिएगा। यहीं पे एक छोटा सा बच्चा है, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, जब वो स्कूल में एंटर होता है या उससे भी 2 ईयर्स का कर लें, जब वो बोलना स्टार्ट करता है या 1 1.5 ईयर,
आप ये बताइए उस बच्चे को हम कैसे मोटिवेट करें कि वो हर वक्त अल्लाह के नबी का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, दुरूद-उस-सलाम कहे, नात कहे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो नमाज पढ़ रही है, वो रोजा जी मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आज का तमाम सेशन हम इसी बात पे करेंगे कि जब वो माँ को देखेगा, बाप को देखेगा, तब सीखेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, और अक्सर मैं ये जुमला कहता हूँ, जो आप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, बच्चा वो नहीं करता। समझ आ रही नहीं आ रही? जो आप कहेंगे माँ बाप को, अपने माँ बाप को, वो भी नहीं करेंगे। बच्चों को कहेंगे वो भी नहीं करेंगे। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, हमें क्या करना चाहिए? हम जो कहना चाहते हैं अपने माँ बाप को, ठीक है, या फिर अपने बच्चों को, या किसी को भी, किसी को समझाना चाहते हैं, किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, किसी को सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं, किसी को नमाज का कहना चाहते हैं, रोज़े का कहना चाहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमें पहले वो करना चाहिए। हम करेंगे, बच्चा हमें फॉलो करेगा। जी आज का पहला पॉइंट हम करेंगे, सबसे बड़े मसाइल में से आप लोग जो यहाँ बैठे हुए, स्पेशली यहाँ के स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो आप लोग चाहते हैं बच्चा एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करे। कौन कौन चाहता है बच्चा अच्छा परफॉर्म करे? सब चाहते हैं। और कौन समझता है कि उसका बच्चा उतना परफॉर्म नहीं कर कि जितना करना चाहिए, इससे ज़्यादा करना चाहिए? कौन से पेरेंट्स आप में से ऐसे हैं जो समझते हैं बच्चा काफ़ी हो गया, बस इतने काफ़ी हैं? कोई है? जी मैम को माइक दें। जी मैम, आप समझते हैं काफ़ी है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि बड़ा अजीब लगता है ना कि जब किसी पेरेंट को ये बोले कि मेरा बच्चा एनफ है, बट आई थिंक आप बच्चे को इतना बड़ा गोल ही ना दें कि वो उसको जीते जीते हार जाए और हमेशा के लिए वो एक मायूसी में चला जाए। जबरदस्त। मैं अपनी बेटी को वो गोल देती हूँ जो वो मुझे लगता है कि वो कर लेगी। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैं पिछले दिनों स्पोर्ट्स हुई थी तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ था कि वो अचानक हुई, और वो टग वॉर में और एक और उसका कंपटीशन था, तो वो फिजिकली इतनी वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो हार गई। वो घर में कहती रही, हाय मैं हार गई, हाय हाय। मैंने कहा नहीं, देखो कभी कभी इंसान को हारना भी चाहिए। क्यों? कि जब तक वो जीता ही जाएगा तो उसको नजर लग जाएगी। जी मैम के ग्राफिक होनी चाहिए। जिंदगी में हार भी लाजमी है, और जो हारता नहीं है वो सीखता भी नहीं है। ये याद रखिएगा जिंदगी का रूल, जो हारता नहीं है वो सीखता नहीं है, और हार की जीतना ही असल जीतना है। जो जीतता रहेगा उसे क्या पता जिंदगी क्या है। जो कभी ऊंच आए जिंदगी में, कभी नीचे आए, कभी परेशानी आए, कभी खुशी आए, असल तो जीत उसे कहेंगे ना हम, कि हार की कोई जीता के जीतेगा। एक बच्चा हमेशा ले रहा है 99%, हमेशा लिए 99% एग्जाम्पल के तौर पर, उसने कभी फेल होना सीखा ही नहीं है। लेकिन जब जिंदगी में, स्कूल के इम्तिहान की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जिंदगी में अगर किसी वजह से वो फेल हो जाता है, जिंदगी के किसी फैसले में फेल हो जाता है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कितनी दफ़ा हमने देखे हैं कि बच्चों ने सोचा होता है 99% लेने हैं, 100% लेने हैं, 98% लेने हैं, 95% लेने हैं, टॉप करना बोर्ड, और उस परसेंटेज से जो उन्होंने सोचा होता है थोड़ी सी 1-2 नंबर कम आ जाते हैं, तो बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। वो खुदकुशी बच्चे नहीं करते, माँ बाप करवाते हैं, उस्तादा करवाते हैं, रिश्तेदार करवाते हैं, बड़े बहन भाई करवाते हैं। मैं उसको खुदकुशी नहीं कहता, मैं उसे कत्ल कहता हूँ। उस बच्चे का कत्ल हमने किया है, उस बच्चे ने नहीं किया। क्यों? बचपन से ही हमने बच्चों के दरमियान मुकाबला और कंपैरिजन लगा दिया। और अक्सर माँ बाप आते हैं ना, वो अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती, इसके कितने मार्क्स आए हैं, वो तेरे क्लास वालों के कितने आए हैं, तेरे से ऊपर पहले कितने बच्चे हैं, पहली पोजीशन किसकी आई है, दूसरी किसकी आई है, तीसरी आपकी क्यों आई है, आपसे कितने बच्चे अच्छे हैं, कितने बच्चे जीते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेटा इससे अच्छे नंबर आ सकते थे, क्यों नहीं आए, उसके आपसे ज़्यादा अच्छे क्यों आ गए। बच्चा क्या समझ रहा है कि यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। और जब आप बच्चे को प्रेशराइज करते 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 जब वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में पहुंचता है, और आपने बच्चे को एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, और वो टारगेट अचीव किसी वजह से नहीं कर सकता, वो बच्चा क्या कहेगा? मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरे अंकल क्या कहेंगे,
मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे कज़न क्या कहेंगे कि मेरे नंबर कज़न से कम आ गए, मेरे नंबर बाकी बच्चों से कम आए हैं। अब बताएं बच्चा क्या करेगा, खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा? और खुदकुशी का जिम्मेदार कौन होगा? हम हैं। कौन है? हम हैं। और मेरे ख्याल से हम की बजाय अगर मैं कहूँ मैं हूं तो ज़्यादा बेहतर है। हर माँ समझे कि मैं हूं, हर बाप समझे कि मैं हूं। हमारे पास एक पेरेंट्स आए, एक बड़ा अजीब सा वाक़या है। ये हमारे एक उस्ताद हैं, उनका वाक़या है जो मैं यहाँ पे कोटेशन कर रहा हूँ। उनके पास एक पेरेंट्स आए, क्या था उसके बच्चे को एक बीमारी थी, पेरेंट्स के बच्चे को एक बीमारी थी, कोई 7-8 साल का बच्चा था, 3-4 क्लास का बच्चा, इतना सा। एक बीमारी क्या थी, और ये बीमारी है भी एक्चुअल में, कि अक्सर इंसान ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म के डिफरेंट जगहों से खून आता है। ये सबको पता है या नहीं, ऐसी बीमारी है। लेकिन उस बच्चे के साथ भी ऐसा था कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आता था, लेकिन एग्जैक्ट 7 बजे ही आता था, 6 या 7 बजे एक एग्जैक्ट टाइम था, उसी टाइम पे खून आना। माँ बाप बड़े परेशान, एक डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने किसी एक्सपर्ट के पास भेज दिया। उस डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स चेक की, कहता बच्चे को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यानी जो उस एक्चुअल बीमारी की सिम्टम्स है वो नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट्स मेरे पास रख जाएं, मैं इसको स्टडी करूंगा, हफ्ते बाद आपको बुलाऊंगा। हफ्ते बाद दोबारा कॉल की, जी आप बच्चे को लेके आ जाएं। पेरेंट्स पहुंच गए, पहले माँ से बात की, अलग बाप से अलग बात की, फिर तीनों को इकट्ठा बिठाया, फिर बच्चे को अलग कर दिया और माँ बाप को कहे बाहर का इंतज़ार करें। अब कहा बेटा जी बताएं इशू क्या है, ये खून क्यों आता है? पहले तो बच्चा बोल नहीं रहा था, होते हैं ना बच्चे शुरू में नहीं बोलते, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इंशाल्लाह ये मसला हल करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको, उसको थोड़ा सा यकीन दिलाया। आप अंदाज़ा करें कि उस बच्चे ने क्या बात की। वो कहते हैं कि जिस टाइम पे उसको फ़ोन आता है डेली 6-7 बजे, वो कहते हैं मेरे वालिदैन इस वक्त एक ख़ास किस्म का ड्रामा लगता है वो देखते हैं, मैं घर में अकेला बैठा हूँ और मैं कभी उनसे क्या बात करने की कोशिश करता हूँ, कभी क्या बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बात का आंसर नहीं देते, वो टीवी देखते रहते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था, ऐसे खेल रहा था, तो मैं गिरा, मुझे चोट लगी, खून बह रहा था, माँ भी आ गई, बाप भी आ गए, खून साफ़ किया, पट्टी की, डॉक्टर को बुलाया, मुझे मेरे पसंदीदा खाने बना के दिए, नूडल्स पसंद है वो बना के दिया, जूस पसंद है, मैंगो शेक पसंद था वो बना के दिए, टीवी छोड़ दिया, तमाम टाइम मुझे दिया उन्होंने। मुझे समझ आ गई कि माँ बाप का टाइम लेना कैसे है। जब भी वो टाइम होता, हर दूसरे तीसरे दिन वो क्या करता, किचन में जाता, छुरी चाकू लेता और अपने जिस्म को काट देता। आप सोचें उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी कि माँ बाप सिर्फ टाइम के लिए अपने जिस्म के किसी हिस्से को काट देता और फिर शोर मचाता कि मुझे कट लग गया, मुझे चोट लग गई। माँ बाप फिर भाग के आते, फिर डॉक्टर के पास ले जाते, फिर मोहब्बत करते, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसे लगता फिर वो ड्रामा देख रहे हैं, वो फिर दोबारा यही करता। क्या हम भी अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी कट करे, सजा अपने आप को दे? ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें सब लोग बंद करें, सब लोग बंद करें और सोचें थोड़ा गौर व फिक्र के साथ, क्या इस एग्जाम्पल से हमारी अपनी ज़िंदगी शामिल है या नहीं है? क्या ऐसा कभी हुआ कि हम टीवी देख रहे हों, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हों, हम सिलाई मशीन कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, बच्चा चाहता है मेरे साथ मेरी माँ खेले, मेरा बाप खेले, मेरा बड़ा भाई खेले, बड़ी बहन खेले, और हम उसको टाइम नहीं दे रहे, तो बच्चा क्या सोचेगा? क्या उसको कभी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि उसे चोट लगे, आप टाइम देना शुरू करें, उसके माइंड में बैठ जाए कि मुझे चोट लगेगी तो मुझे टाइम दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया, उन्होंने वो ड्रामा और टीवी बिल्कुल बंद कर दिया। माशाल्लाह बच्चा भी ठीक है, सब ठीक है। आप क्या समझते हैं कि बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते, बच्चे देखते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं? इन चीज़ों को अगर आप एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपने बच्चों का कितना नुकसान कर रहे हैं।
मैं बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। बच्चों से बात कैसे मनवानी है, बच्चे को नसीहत किस वक्त करनी चाहिए, किस वक्त नहीं करनी चाहिए, नसीहत करने का तरीका क्या क्या होता है। अक्सर ये होता है बच्चा खेल रहा होता है, हम बच्चे को नसीहत कर रहे होते हैं, बच्चों को उस नसीहत का असर नहीं होता। बच्चा कार्टून देख रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, असर नहीं होता। इंशाल्लाह आज कुछ ऐसे मौके आपको बताएंगे जब बच्चों की आपकी बात का असर ज़्यादा होता है, जब बच्चे लर्निंग मूड में होते हैं। किस मूड में होते हैं? लर्निंग, सीखने वाले मूड में होते हैं। इसे हम एक्सेप्टर मूड भी कहते हैं, वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो इंशाल्लाह ताला आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपकी फुल तवज्जो मुझे चाहिए, यहीं पे मेरी तरफ आपकी फुल तवज्जो होनी चाहिए। मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं बंद कर दें, ठीक है। इनकी वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। मेरा यूट्यूब चैनल है अजमल कामियाना, वहाँ जाएंगे, इस तरह के लेक्चर और बहुत सारे लेक्चर पेरेंटिंग पे, पेरेंट्स के कोचिंग के बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो वीडियोस बना रहे हैं या तस्वीरें बना रहे हैं वो उनको चाहिए कि यहाँ पे फोकस करें, फुल यहाँ फोकस करें, बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ हम तालीम की बात करते हैं, हमने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना या नहीं चाहते हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते? जहाँ हम चाहते हैं कि बच्चा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बने। अल्लाह का कैसे बनेगा? आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह का करें, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह का करें, ये करके अल्हम्दुलिल्लाह का करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। क्या इससे बच्चे को समझ आएगी? आएगी या नहीं आएगी? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक शुक्र हम अक्सर करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कोई पूछ रहे हैं हाँ जी क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही है, बस सही है, अल्लाह ये दे रहा है, खा रहे हैं, गुजार रहे हैं वक्त। ये क्या शुक्र है भी या नहीं है? कभी सोचे से शुक्र कहते हैं? जैसे कैसे कहते हैं ना, किसी खूबसूरत बच्चे को या प्यारे से छोटे से मुन्ने से बच्चे को हम कहते हैं माशाल्लाह। लोग कहते हैं माशाल्लाह क्यों कहते हो? माशाल्लाह कहने से नज़र नहीं लगेगी, लेकिन हमारी माशाल्लाह कहने का अंदाज ये होता है कि नज़र लग जाती। इससे हमारा शुक्र करने का अंदाज ना शुक्री है। कितने पेरेंट्स को मैंने देखा है मेरे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं काउंसलिंग के लिए, और या वैसे भी उनकी फैमिलीज़ में, मेरी अपना ख़ानदान है तो फैमिलीज़ में जब देखा जाए तो क्या होता है, क्या होता है? कोई पूछता है जी सर क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, कट रही है, गुजर रही है, हो रहा है। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, फिर कट रही है, गुजारा हो रहा है, अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह के बाद ये सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने एक फ़िक्रे के तौर पर रखा हुआ है, अदरवाइज़ हमें अमल का पता नहीं है। शुक्र अदा कैसे करते हैं? कहते हैं ये भी शुक्र है कि जो अल्लाह ने आपको दिया वो दें, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने आपको दिया और दें, किसी और को वही चीज़ दें, ये असल अल्लाह का शुक्र है। इसे अमली शुक्र कहते हैं। ज़ुबानी शुक्र कोई नहीं मानेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शुक्रगुजार बने? कौन चाहता है? सब चाहते हैं। अब गौर से देखिएगा कि हमने अपने बच्चे को शुक्रगुजार कैसे बनाना है। पहली बात, नंबर 1, बच्चे के सामने नाशुक्री नहीं करनी। बच्चे के सामने नाशुक्री नहीं करनी। अब नाशुक्री किस चीज़ की होती है? खाने की, पैसे की, कपड़े की, शौहर की, माँ की, बाप की, घर की, हर चीज़ की हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। बच्चा क्या समझ रहा है? शुक्र तो वैसे ही मजाक है, असल चीज़ तो नाशुक्री है। दूसरी बात, अल्लाह ने आपको दिया, कोशिश करें बच्चों को इंगेज करें कि बच्चा किसी को दे। आपने डोनेशन करनी है, मस्जिद को चंदा देना है, किसी गरीब भिखारी को कुछ खिलाना है, कोशिश करें अपने बच्चे के हाथ से करवाएं। बच्चे को देने वाला बनाएं। देने वाला शुक्र अदा करेगा, लेने वाला शुक्र अदा कभी नहीं करता। अल्लाह का अमली शुक्र क्या है कि जो अल्लाह आपको दे उसको क्या करें? शेयर करें, आगे पहुंचाएं। वो ज़रूरी नहीं कि वो पैसा हो सकता है आपके पास अच्छा इल्म है तो वो इल्म फैलाएं। हो सकता है अच्छी नॉलेज हो, गढ़ाई सिलाई आती हो, वो किसी को सिखा दें। किसी को मेकअप करना आता है वो किसी को सिखा दें। किसी गरीब को सिखा दें, बेटा आप मैं सिखाती हूँ, आप इस पे काम करना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम
पता क्या कहते हैं? कहते हैं सदका ज़कात अक्सर हम निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, नहीं ये सदका है, ये ज़कात है। आपके काम का भी सदका ज़कात निकलना चाहिए और बच्चों को निकालना चाहिए। बच्चा इंशाल्लाह इन एक्टिविटीज़ से वो सीखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक और बड़ी अजीब से मामलात होते हैं, आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते। ये किस किस को शिकायत है? तकरीबन आजकल मोस्टली, लेकिन 95% मदर्स मेरे पास जो आती हैं, सब बच्चा खाना नहीं खाता, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, पास बिठाती हूँ ज़बरदस्ती खिलाती। फिर जब लंच बॉक्स देते हैं हम, तो बच्चे को नसीहत क्या करनी? फिनिश करके आना है, सारा खाना है, खाली करके आना है। ये कहते नहीं कहते? चलिए हाथ ना खड़ा करें, लेकिन कहते हैं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने एक बच्चे को पराठा बना के दिया, तो एक की बजाय दो बना के दे दें, एक की बजाय दो बना के दे दें। क्या कहें? एक खुद खाना है बेटा, एक दोस्तों में शेयर करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को देना है। आपके पास बेटा कितनी पेंसिलें हैं? एक है, ये एक कॉलेज हो। किसी क्लास में बच्चे को 5 पेंसिल या पेन ना हो, उसको बेटा दे देना। यही शेयरिंग है, यही सीखना है और यही प्रैक्टिस है। हम अपने बच्चों की प्रैक्टिस कैसे? बेटा लंच खुद खाना है, अपनी पेंसिल किसी को नहीं देनी। छोटा सा बच्चा 3 इयर्स का, 4 इयर्स का जब माँ से सीखता है किसी को कुछ नहीं देना, वो बच्चा जब बड़ा होता है ना अपने बहन भाइयों को पूछता है, ना माँ बाप को पूछता है। कहते मेरी माँ ने सिखाया है किसी को कुछ नहीं देना, मैं अपने भाई को क्यों दूं, मैं अपनी बहन को क्यों दूं। फिर हम कहते हैं रिलेशन खराब हो रहे हैं, मामलात खराब हो रहे हैं, शेयरिंग नहीं सिखाते हम। एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में, जो बचपन में सबक सिखा दिया वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। कहते हैं बचपन का सबक 55 तक याद रहता है, इन 55 ईयर्स तक याद रहता है। एक नौजवान यूएस से चला गया स्टडी के लिए, वही जॉब की, और जॉब करने के बाद किसी गोरी से मोहब्बत की और शादी की दरख्वास्त की। वो ईसाई थे जैसे आप जानते हैं। आप ये अंदाज़ा करें, वो नहीं माने, उनके घर वाले नहीं माने कि भाई आप मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। उसने बड़ी मिन्नत अल्लाह किया, बहुत रिक्वेस्टें की हैं, जैसे जैसे प्रपोजल होती है प्रपोज किया, सब कुछ किया। तो लड़की के वालिद ने कहा ठीक है हमारी कुछ चंद शराइत हैं, वो मान लो तो हम शादी कर देते हैं। नंबर 1, जिस इलाके में आप रहते हैं इस इलाके को छोड़ना पड़ेगा, हमारे इलाके में आना पड़ेगा, वो ईसाइयों के इलाके में रहते थे। नंबर 2, पाकिस्तान से तल्लक नहीं रहेगा आपका, अपनी फैमिली किसी मुसलमान से आपने तल्लक नहीं रखना। वो नौजवान इतना अंधा हो चुका था उस मोहब्बत में, अंधी मोहब्बत में, कि वो हर चीज़ कबूल कर ली। फिर उन्होंने कहा कि हम हफ्ते में 1 दिन चर्च जाते हैं, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। वो साथ जाना शुरू हो गया। करता करता इस्लाम, नमाज, हर चीज़ ख़त्म हो गई। जिस इलाके में, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता था छोड़ के चला गया, लेकिन 2-3 साल बाद उस इलाके में दोबारा मस्जिद में बैठा हुआ और रो रहा। तो मौलवी साहब ने पूछा यार 2-3 साल बाद आप आए हो, कहाँ से थे? उसने अपना सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा फिर दोबारा यहाँ कैसे आए हो? कहते मैं हर चीज़ भूल चुका था, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हर चीज़ भूल चुका था। हमारे घर में एक रैक है जहाँ पे किताबें पड़ी होती थी, वहाँ एक किताब कुरान पाक भी थी। माँ ने सिखाया था बेटा इसका अदब करना है, मैं हमेशा उसको ऊंचा रखता था और जब भी मैं भाई जाता था एक तो वह देख लेता था। बचपन में माँ ने सिखाया था। मैं घर वापस आया, वो किताब वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने वाइफ से पूछा कि वो कहाँ पे है, तो उसने कहा वो तो रद्दी थी, मैंने रद्दी में फेंक दी बाहर। आप अंदाज़ा करें ना करें, माँ का बचपन का पढ़ाया हुआ सबक कुरान का, कि कुरान की इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। कहते मैंने उस बेगम को वहीं छोड़ा, कुरान को ढूंढा, कुरान को उठाया, मस्जिद में आया, अल्लाह को मनाना शुरू कर दिया। शराब नहीं पीना बड़े होके बच्चा सीखता है, झूठ नहीं बोलना बड़े होके सीखता है। वो अक्सर हर चीज़ करता है, लेकिन जो चीज़ माँ ने बचपन में बता दी कि उस कुरान की इज़्ज़त,
वही उसके दिल में था जो उसको वापसी ईमान की तरफ लेके आए। हर चीज़ छोड़ दी और दोबारा अल्लाह को मनाने आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बचपन से लेकर 55 तक बड़ी उम्र तक ईमान पे रहे, इस्लाम पे रहे, इखलाक पे रहे, आज से बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। आज से बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। अभी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ कि बच्चे को किस एज में क्या चीज़ सिखानी चाहिए, किस एज में किस चीज़ को लेके चलना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एक्चुअल सेशन की। माँ बाप 4 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? किसी को पता है वो 4 टाइप्स कौन सी माँ बाप के? पेरेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के माँ बाप होते हैं। कोई बताना चाहेगा? हाँ, ये एक टाइप होती है अच्छे बुरे नॉर्मल, गुस्से वाले, प्यार वाले, डांट वाले। ये टाइप्स तो हमने खुद बनाई होती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक माँ बाप की कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स होती हैं माँ बाप की। अच्छा, किसी को मेरी लैंग्वेज में अगर कोई इशू है, इंग्लिश अगर किसी को नहीं समझ आती, मुझसे उर्दू पूछ सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, मुझे पश्तो नहीं आती, पंजाबी बोल सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो बैठे नहीं रहना। मेरी बहनों याद रखिएगा, मेरी माओ याद रखिएगा, ठीक है, कि मुझसे पूछना है आप लोगों ने, बैठे नहीं रहना किसी ने। अगर यहाँ आके आप बैठे रहेंगे तो ये तो वही बात है जैसे एक बच्चा पीछे बैठ जाता है और बैठा ही रहता है, पूछते ही नहीं उस्ताद से, तो फिर सीखता भी नहीं है। 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं हमारे यहाँ साइकोलॉजी के मुताबिक। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे आई थिंक आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, एक होते हैं डेमोक्रेटिक, एक होते हैं अथॉरिटेटिव, एक होते हैं नेग्लेक्टफुल, ठीक है, एक होते हैं परमिसिव। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम इसको 1 बाय 1 का आगे स्टडी करते हैं जी। इंग्लिश का वर्ड है परमिसिव। परमिसिव का मतलब होता है परमिट देना। परमिट देने से क्या मुराद होता है? इजाजत देना। एक वो माँ बाप होता है जिसने अपने बच्चे को हर काम करने की इजाजत दी हुई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा हाथ खड़ा करें, जस्ट खुद को देखें, क्या हमने हर काम की बच्चे को इजाजत दे दी है? बच्चा जो मर्जी मांगे, जी बेटा खिलौना चाहिए, मसले को नहीं, जाओ ले आओ। 10 रुपये चाहिए, मसले को नहीं, ले आओ। खेलना है, जाओ खेलो। पढ़ना है, जाओ पढ़ लो। ऊपर जाना है, ये कर लो। टीवी देखना है, ये टीवी देख लो। मोबाइल देखना है, ये मोबाइल। जो बच्चा मांगेगा फौरन उसको प्रोवाइड कर देंगे। इसे क्या कहेंगे? परमिसिव या इजाज़त देने वाला, हर चीज़ की इजाज़त देने वाला। ये नहीं सोचता कि अच्छी है, बुरी है, जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है, हराम है, हर चीज़ दे देता उसको। नंबर 1 क्या है? बोलें, इजाज़त देने वाला। उर्दू में बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इजाज़त देने वाला नंबर 1 कौन है? हर चीज़ की इजाज़त देने वाला। बच्चा मांगता जाए, ऐसे कहते मेरे बच्चे की ज़ुबान से निकल आया, जो मर्जी हो जाए मैंने तो ये लेके देना है इसको। फिर अपनी शौरों से भी लड़ाई करते हो, पैसे कट। नेक्स्ट चलते हैं। एक और टाइप है जिसे कहते हैं नेग्लेक्टफुल। क्या कहते हैं? निग्लेक्टफुल। ये वो माँ बाप होते हैं जिन्हें परवाह नहीं होती बच्चों की, बिल्कुल। बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कौन से लोग हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से दोस्त हैं उसके, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। 10 रुपए तो दे दिए, खा क्या रहा है? 100 रुपये तो दे दिया, कर क्या रहा है? 100 रुपये जाते कहाँ हैं? क्या क्या खरीदता है, क्या खाता है, क्या पीता है। एक वाक़या ऐसा हुआ, ये रावलपिंडी का वाक़या है। माँ बाप रोज़ाना बच्चे को पैसे देते हैं, 50-100 रुपया। 9-10 का बच्चा था। जी बेटा, ये आपकी पॉकेट मनी। रोज़ाना को 50-100 जो भी उसकी पॉकेट मनी थी। एक जगह ढाबा था, ढाबा समझते हैं, चाय वगैरह का ठेला या ढाबा या कुछ भी इस तरह कह रहे हैं, छोटा सा होटल कह रहे हैं। वो रोज़ाना वहाँ चाय पीने चला जाता था। उनकी चाय इंतहाई किस्म की टेस्टफुल और कमाल की, जो एक दफ़ा पी ले बार बार आए, लिखा होता है ना, एक बार आजमाया बार बार आए। उसने एक दफ़ा कोई दोस्त उसको ले गया वहाँ पे, और उसको चाय इतनी पसंद है कि डेली जाना शुरू हो गया। और फिर ऐसा ऐसा वो चाय में मिलाते क्या थे? हेरोइन। क्या मिलाते थे? समझ आ रही नहीं आ रही? नशा, जिससे टेस्ट इतना हो जाता है कि इंसान उसका क्या हो जाता है? एडिक्टिव हो जाता है, आदी हो जाता है। फिर उन्होंने वो 100-100 रुपए की
मैं अब क्या कहूँ, छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के दी हुई हैं। जब वो चाय का आदी हो गया, अब उसको ज़्यादा डिमांड हो गई, अब वो 100 रुपये की पुड़ियाँ दे रहे हैं इतनी इतनी। ये हालात है हमारे बच्चों के और हमारे इदारों के कि हम अपने बच्चों की परवाह ही नहीं करते। वो 100 रुपये खर्च कहाँ पे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से दोस्त हैं उसके। अब में से जो पेरेंट्स खास तौर पे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10th में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये सब बड़े बच्चे हैं, चेक तो करें कि जो आप पॉकेट में नहीं दे रहे हो जा कहाँ रही है। इतने नेग्लेक्टफुल हम सोचते ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, कौन दोस्त है। कहा जाता है, एक हदीस है, उसका मफहूम है, सही तरमीज़ी में मेरे पास है, उसका एक मफहूम है। कहा जाता है कि अगर किसी को चेक करना है ना कि ये नौजवान कैसा है, उसको ना देखा जाए, उसके दोस्तों को देखा जाए। दोस्त कैसे होंगे, वो खुद भी वैसा होगा। अच्छा, आप में से कौन से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 8, 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं? अगर हाथ खड़ा करना चाहिए। 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब ये वो एज होती है जहाँ बच्चा 12 साल से बड़ा हो चुका होता है, घर से बाहर जाना आना आज़ादी हो चुकी होती है, दोस्तों की आज़ादी होती है कि जो मर्जी दोस्त हम बनाएं। ऐसा है या नहीं है? तो यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्टफुल हो जाते हैं। इसके हम इलाज भी देखेंगे कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। एक ये होते हैं अथॉरिटेरियन। क्या होते हैं? अथॉरिटेरियन, आमिर जिसे कहते हैं ना, सख्त, जाबर। इधर आओ बेटा, इधर। जो बेटा क्या दिया ना वही करना है, रूल बना दिया, इसको फॉलो करना है, मैं फाइनल हूं, आप कुछ भी नहीं। बेटा क्या दिया, चुप करके बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, थोड़ा ड्रामा नहीं। बच्चे के लिए क्लैपिंग हो गई है? हमने कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। हमारा लफ्ज हरफ आखिर हम समझते हैं। ये बच्चे क्या है, बच्चा शुरू में तो डरेगा, खौफ खाएगा, और ऐसा ऐसा वो माँ बाप से बागी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, शुरू में तो आप बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं, छोटा होता है, देखो उसके माइंड में बैठ जाना है कि मैंने माँ बाप की कोई परवाह नहीं, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। वो कहते हैं किसी को इतना भी ना डराएं कि डर का भी डर ख़त्म हो जाए, किसी को इतना भी ना डराएं कि डर का भी डर ख़त्म हो जाए। इस सिस्टम में क्या होता है, बहुत डराते हैं, दबा के रखते हैं। वो एक वक्त आता है कि वो प्रेशराइज होते 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 वो धमाका होता है, बच्चा बाहर निकल जाता है, वो किसी की कोई परवाह नहीं करता। समझ आ गई? आगे चले भाई। 3 टाइप्स पढ़िए, कौन कौन सी? नंबर 1 इजाजत देने वाला, नंबर 2 लापरवाह, नंबर 3 सख्त। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के अपने आप को देखें, अपने शौहर को देखें या अपनी फैमिली को देखें कि हम किस तरह के लोग हैं। क्या इन तीनों में से आपको यह बताना नहीं है, हाथ नहीं खड़ा करना, जस्ट अपने आप को देखना है, अपने आप को सोचना है कि मैं इनमें से किस टाइप पे खड़ी हूँ। कौन इजाज़त देने वाला, हर चीज़ जो बच्चे मर्जी मांगे, ले जी बेटा जा मर्जी, जो मर्जी कर। नेग्लेक्टफुल बच्चा क्या कर रहा है कोई पता नहीं। आप में से किन के बच्चों के पास मोबाइल या नेट घर में मौजूद है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमम के पास 8, 9, 10 फर्स्ट या सेकंड में आ जाता है मोबाइल। क्या आपने कभी देखा है बच्चा सर्च क्या कर रहा है? क्या आपने गूगल अकाउंट होता है कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, क्या बनाया आपने कभी? क्या आपको पता है कोई चाइल्ड अकाउंट बनता कैसे है? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा सर्च क्या कर रहा है? टीवी एक अलग चीज़ है कि वहाँ सब देख रहे हैं, अच्छी चीज़ वो भी नहीं है। मोबाइल कहाँ है? कंबल के अंदर। कहाँ पे है? छत के ऊपर। कभी हिस्ट्री तो चेक करें, बच्चे ने पासवर्ड क्यों लगाया होगा? एक छोटा सा बच्चा 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का, उसे पासवर्ड की क्या जरूरत है भाई? क्या आप लोग कह नहीं सकते भाई इसका पासवर्ड खत्म करें? माएँ आती है मेरे पास, रोती है लिटरली, सर पबजी बड़ा खेलता है। किस किस खुशी है ये? चले रात खड़ा ना कर सर, छोटा बच्चा हो तो चलो मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन बड़ा हो गया सर पबजी खेलता रहता है, बड़ा मना करती हूँ, मना ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता, बड़ा जिद्दी हो गया है।
इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे हंसी आती, अफसोस होने की मुझे हंसी आती है। क्या हम एज अ पेरेंट्स हमें इतनी ताकत नहीं कि बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाए, बंद कर दिया जाए? इतनी हमें हिम्मत नहीं है। या एक रूल बना दिया जाए, बेटा 1 घंटा रोजाना का खेलना है, जब मर्जी खाओ खेलो, मुझसे लो मोबाइल, खेलो मेरे सामने बैठ के खेलो, कोई मसला नहीं। उस 1 घंटे में ना आपको कोई काम कहूंगी, ना नमाज का, ना स्कूल का, ना कोई बाहर का काम, कोई काम नहीं कहूंगी। एक बेटा आपका है, 1 घंटा जितना मर्जी खेलो, जो मर्जी खेलो, लेकिन हमारे सामने खेलना है, कमरे में नहीं खेलना। क्योंकि पबजी के जहां टाइम वेस्ट के नुकसान है, वहां बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि ये लाइव गेम है। यानी यहाँ मैं लाइव बैठा हूँ, उधर वो लाइव बैठे हैं, पता नहीं वो किस तरह की टीम है, किस तरह के लोग गंदी गालियाँ देते हैं, वो गैर अखलाकी बातें करते हैं, उसमें लड़के लड़कियाँ ऑनलाइन बैठे होते हैं उस गेम के अंदर। तो देखिए तो सही हम कर क्या रहे हैं। हर जगह पे इजाज़त दे देना भी अच्छी बात नहीं है कि बच्चा 5-5 घंटे पबजी खेलता रहे, बच्चा 5-5 घंटे कार्टून ही देखता रहे। बच्चे को छोटे को भी समझाएं, बेटा 1 घंटा आपका कार्टून खेलें, कोई गेम खेलें, ये मोबाइल आपका, मैं नहीं मांगूंगी, कोई काम नहीं कहूँगी। एग्ज़ाम के दिनों में भी नहीं पूछना उनसे, उस खेल के दरमियान खेलने दिया करें, लेकिन एक ख़ास टाइम, एक मखसूस टाइम करें। अगर आप लोग ये करेंगे, नहीं जी बेटा इजाज़त है, परमिसिव है, तो ये बच्चा वो आपके हाथ से ऐसा ऐसा जाएगा ना कि आप सोचेंगे भी अच्छा बच्चा कहाँ है, उसको तो इजाज़त है, जहाँ मर्जी है। मेरे पास अक्सर कुछ माएँ फ़िक्रमंद होती हैं, कुछ बाप फ़िक्रमंद होते हैं। ज़्यादातर आजकल माएँ हैं, बापों का हाल ही कोई नहीं आजकल। ऐसा है ये नहीं, बच्चे की रिपोर्ट लेना, आना, अटेंडेंस, ये वो, लंच खाना। अब अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता उनका बच्चा कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 9th-10th में पहुँच गया, हाँ जी एक स्कूल में मैं बैठा हुआ था प्रिंसिपल के पास, सर वो बाइक किसी बच्चे को लेने आए, बच्चे का नाम बता दिया, और इतना बड़ा स्कूल है, किसको पता नाम कौन है, किस क्लास में? सर पता नहीं 8th में है या 9th में है। अच्छा कौन से ग्रुप में है, कंप्यूटर में, साइंस में, आर्ट्स में, बायो में? सर कोई पता नहीं है, ये इनकी वालदा आती हैं, तो मैं तो वो कहीं गई हुई थी, तो मैं उन्हें कहा बच्चे को ले आओ, तो मुझे ये हालात है। तो बच्चा क्या सीख रहा है, टेंशन कोई नहीं, मैं जो मर्जी करा, तो अभी को इंगेज भी करना माँ का काम है ना। तो इसके इंशाल्लाह कुछ फार्मूले बताते हैं आज। अच्छा 4th टाइप जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो आजकल पाकिस्तान में है जमहूरियत, क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को तस्वीर नजर आ रही है जो सामने बैठे हुए हैं? क्या इसमें हो रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसमें बैठा हुआ कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, माँ बाप साथ साथ बैठे हुए हैं और उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं, उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उनके मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो मामलात हैं एज अ स्टूडेंट्स वो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाई के मामला डिस्कस हो रहे हैं। कुछ चीज़ लेके देनी है, अपनी मर्जी नहीं करनी है आपने खिलौना लेने में, उससे पूछो तो इसको खिलौना चाहिए कौन सा है। अब अपनी मर्जी कहते हैं कि खाना ये खाएं वो खाएं, हमने यहाँ जाना है, हो सकता है बच्चा वहाँ ना जाना चाहता हो, बच्चा वो काम ना करना चाहता हो। तो यहाँ बच्चे को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, और बच्चे भी जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो बच्चा भी आपकी बात मानेगा। तो हमें कैसा पेरेंट्स होना चाहिए? जमहूरियत पसंद, कभी उनकी बात माने, कभी अपनी बात मनवा दें, वोटिंग करवा दें। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम यहाँ पे करते हैं। जब हम स्टाफ ट्रेनिंग या टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनमें को भी कहते हैं कि कभी भी अपनी मर्जी से ना पढ़ाएं, बच्चे को देखकर पढ़ाएं कि बच्चा क्या समझ सकता है और क्या नहीं समझ सकता। अक्सर हम नसीहतें ऐसी करती हैं, ऐसी माएँ नसीहतें करती हैं, ऐसी नसीहतें करती हैं कि बच्चों को समझ नहीं आती। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ कि आपने कुछ नसीहत की, वो कह गए अच्छा क्या मतलब इसका? तो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं पढ़नी है, अगर कोई पढ़े लिखे हैं, इतने मुश्किल अल्फाज या कोई पश्तो की कहावतें या पंजाबी की कहावतें कोई ऐसी आप सुना दें उनको
मुझे नहीं समझ आएगी, उनको क्या आएंगी। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल और सादा नसीहत करनी चाहिए, ये नबी की सुन्नत भी है। आज आगे हम चलते हैं। मैं आगे चलने के बजाय आप लोगों से चाहूँगा कि मैम से कहेंगे कि माइक शेयर करें, ठीक है, जहाँ तक माइक जा सकता हो, ठीक है। आप में से जो पेरेंट्स कोई भी प्रॉब्लम बच्चों की शेयर करना चाहते हैं कि ये बच्चे में इशू है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वैसे हम बहुत सी चीज़ें एंड पे करेंगे, लेकिन चंद चीज़ें मैं चाहता हूँ आप इंगेज हों, बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज के बच्चों का जो मेन इशू मैम जस्ट एक मिनट, एक्सक्यूज मैम, एक वाइट बोर्ड मार्कर मिल जाएगा? बोर्ड मार्कर मैं जस्ट नोट कीजिए। नहीं ये नहीं है, ये परमानेंट मार्कर है। जी मैम सॉरी। जी सर, ये कि बच्चे आजकल के हर धर्म बहुत हैं। हर धर्म से क्या मुराद है? मतलब कि अपनी बात मनवाना, जिद्दी, और वो माँ बाप जो उन्हें बात कह रहे होते हैं उनका आगे से लहजा, उनकी नजरें कि अगर आपने ये बात ना मानी तो हम जो करेंगे वो आप देख लेना। जी आप में से कौन से लोग ये चाहते हैं कि इसी पे डिस्कशन की जाए? जो लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन पे डिस्कशन की जाए और इसका सलूशन यहाँ पे फाइंड भी किया जाए, डिस्कस भी किया जाए, तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जब मुझे आइडिया हो ना क्वेश्चन लेंगे, ताकि जो मेजर कोई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम आज शॉर्ट होगा। जी ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? जी आप ओके नहीं एक्सक्यूज मैम। जी मैम अस्सलाम। अच्छा सर, एक बात यह है कि जब बच्चा कोई सवाल कर रहा होता है माएँ अक्सर कामों में उलझी रहती है, तो उस वक्त उसको डांट देती हैं, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं नहीं सवाल को जवाब दे सकती, यहाँ से चले जाओ। तो उस वक्त क्या रिएक्शन माँ का होना चाहिए? बच्चे का या माँ का? माँ का। उस वक्त गुस्सा आया होता है जब, तो अक्सर माँ ऐसे करती हैं, अभी मैं काम कर रही हूँ, यहाँ मुझे से क्वेश्चन ना करो आके। चलिए ठीक है जी, इस पे कौन चाहता है डिस्कशन हो? जी इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन, किसी पेरेंट्स में से किसी का और क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसाइल, बच्चे की ग्रूमिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, तालीम के बारे में, बच्चे के मतलब कोई इशू। हाँ अगर आप लोग कोई फैमिली इशू डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं फैमिली कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलाक़ें होने से बचाने की कोशिश करते रहते हैं हम ये लड़ाई झगड़ों से लोगों को बचाते रहते हैं। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, कि लेकिन इस तरह के अक्सर लोग सबके सामने नहीं करते, तो अलग भी करते हैं। वालेकुम जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी ना, बहुत घबरा जाता है कहीं भी, और ख़ास तौर पे मतलब अभी स्कूल में मुझे कंप्लेन करता है घर आके कि मम्मा मैं मतलब डर के चले किसी टाइम वो उठ जाता है, टीचर से कोई क्वेश्चन करता है कि टीचर इस तरह मतलब ये बात है, तो टीचर उनको कहती हैं कि आप तो बैठ जाएं, आप तो सबसे नालायक बच्चे हैं क्लास के, बैठ जाएं। तो अब ये टीचर का बिहेवियर ये होना चाहिए या नहीं? अच्छा ये टीचर की शिकायत नहीं हम लगाने आए, आज हम बच्चों की शिकायत लगाने आए। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जी मतलब आप में से कौन चाहता है इस तरह की चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, कौन चाहता है? जी इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा बच्चा है वो हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है। जी कहाँ पे है? मैंने जी ये अच्छा जी मैं सॉरी, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, ना खाता है ना पीता है। माशाल्लाह पढ़ाई में भी ठीक है, मगर मैं कहती हूँ कि वो अपना खाने पीने का भी ख्याल रखे, और साथ ये है कि पढ़ाई में अब तो माशाल्लाह ठीक ही जा रहा है, मगर सुनता नहीं है बात। अच्छा आपको पूरा दिन बैठा रहता है कंप्यूटर के आगे, सारा दिन? जी जी। कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है? घर में नहीं हॉल में है, कमरे में है, कहाँ पे है? कमरे में है। उस कमरे में कोई और भी होता है? जी उसका भाई भी होता है। भाई भी होता है? हर वक्त उसके साथ होता है? नहीं होता। तो क्या करता है कंप्यूटर पे? कंप्यूटर में गेम्स वगैरह देखता रहता है। गेम्स खेलता है? इंटरनेट लगा हुआ है घर में? जी लगा हुआ है। तो आप क्या उसके कमरे में अक्सर आते जाते रहते हैं या नहीं? जी जाते रहते हैं। तो जब जाते रहते हैं तो क्या कर रहा होता है वहाँ पे? बस वो गेम ही खेल रहा होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप गए हैं तो उसने एक स्क्रीन बंद कर दियो? नहीं। ठीक है। इसके अलावा ये बताएं कि कमरे में कंप्यूटर ठीक है या उसको हॉल में या ऐसे कॉमन हॉल में लाया जाए जहाँ पे तमाम लोग मौजूद हों? आप क्या कहते हैं?
बेशक हॉल में भी हो, जिधर भी हो, उससे मुझे कोई मसला नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब हॉल में आएगा तमाम लोग आ जा रहे होंगे, उसका टाइम क्या हो जाएगा थोड़ा सा, जी वो आम कंपनी में बैठेगा, वो कंप्यूटर की कंपनी से थोड़ा सा बाहर आएगा। जी, मगर उसकी एज भी इतनी नहीं है ना, 10-11 साल का है। 10 साल किस क्लास में? 5 में। 5 क्लास में। चले जी, कौन चाहता है ये कंप्यूटर वाली या मोबाइल वाली बीमारी डिस्कस हो? चलें जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जी इसके अलावा थैंक यू, मोबाइल बंद हो जाए ज़बरदस्त, ये इस पे बात करते हैं। इसके अलावा भाई किसी का क्वेश्चन, जो पीछे बैठे हुए ये आगे आ जाएं, जो पीछे बैठे हैं, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो आगे आ जाएं ताकि मैम से माइक लें और मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी आप में से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, बस ख़त्म, बस मोबाइल बंद हो, यही प्रॉब्लम है। बस चलें जी वालेकुम सर मेरा बेटा 1 क्लास में पढ़ता है, ठीक है। उसका ये इश्यू है सर कि वो हारने से डरता है। अगर मतलब 99% उसकी हर बार एग्जाम में आती है, लेकिन खेल कूद में भी अगर घर में वो बहन भाई आपस में खेलते हैं, वो अगर हार जाते हैं किसी गेम में तो वो इस चीज़ को बहुत हाई कर लेता है। 3-3 4-4 दिन उसका रोना धोना, मूड ऑफ करके बैठ जाना। वो चाहता है कि माँ बाप की फुल सारी तवज्जो उसकी तरफ हो, बाकी बहन भाई की तरफ कम हो। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि कोई ऐसा मुझे तरीका बताएं, मैं उसको इस चीज़ से निकालना चाहती हूँ। ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। आप में से कौन चाहता है ये भाई? ठीक है जी। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, फिर 1 बाय 1 हम चलेंगे, जितना भी आज मैक्सिमम हो सका हम इस पे चलेंगे। जी भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहें? जी मैम, ये मैम को दें। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो आपस में है तो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन किस टाइम उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है बड़ा वाला। तो लेकिन दोनों में आपस में प्यार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किस तरह इनकी लड़ाई ख़त्म की जाए। अभी छोटा सा है, दूसरा जो है वो 3.5 साल का है और एक जो है वो भी 6 साल का है, लेकिन बहुत अच्छे खेल रहे होते हैं। लेकिन किस टाइम इतना वो लड़ता है बड़ा वाला उस छोटे के साथ कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है मैं इसको मारूं। लेकिन किस टाइम वो इतना कहता है, बाद में कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने भाई से, पर मुझे गुस्सा बहुत आता है, जब मैं मारने लगता हूँ तो मुझे होश नहीं होता। जी आप में से कौन चाहता है बच्चे के गुस्से पे बात की जाए? उठाएं यार, इधर ले, इधर ले, इस साइड पे लाएं। ये इसके ऊपर आए, इस तरह रख लें। मुझे अब सब चेंज करना पड़ेगा, चलेगा। जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहे, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन से इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम सेम होते हैं। एक प्रॉब्लम जो सब घर की कॉमन है, वो बच्चों के खाना पीने का मसला है। बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और अगर एक घर में बच्चे 3-4 बच्चे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कभी कभी तो हर किसी की मतलब पसंद का खाना भी बनता है, लेकिन कभी कभी घर में जो पकता है वो सब बच्चों को कैसे खिलाया जाए। अमूमन बच्चे दाल या सब्जी वगैरह नहीं खाते, गोश्त भी खाते हुए कराहत महसूस करते हैं। बच्चों का मूड होता है कि उन्हें हर वक्त जंक फूड वगैरह दिया जाए। तो मुझे ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है कि मेरे सब बच्चे जो है घर में पक रहा हो उसको कैसे खाएं इकट्ठे बैठ के, मतलब पसंद से। नहीं भी पसंद तब भी खाएं तो सही, वो ना खाना भूखे रहना पसंद करते हैं। ओके जी, आप में से कौन चाहता है कि बच्चे के खाने पीने पे बात हो? आजकल काफ़ी इश्यूज़ हैं, ये पहले भी आपने खाते खड़े हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? हम एक या दो और क्वेश्चन सिर्फ लेंगे, तो जिसकी क्वेश्चन मेजर्स हैं वो कोशिश करेंगे वो लाजमी क्वेश्चन करें, क्योंकि टाइम हमारे पास उसके मुताबिक हमने एडजस्ट करना है। जी 1-2 क्वेश्चन और हम लेंगे। कोई क्वेश्चन करना चाहें? सर मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा कहता है अब मुझे प्यार नहीं करता, प्यार ज्यादा करती है। सीख बता मैं आपको
जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहिए इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। खाली थोड़ा सा हौसला रखें, मोहब्बत से प्यार से बच्चों को लेके चलें, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इसमें एक काम आप कर सकते हैं, मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ, उबैद साहब से मेरा नंबर ले लीजिएगा और बच्चों को कहिएगा मुझसे मुलाकात कर लें। आप साथ भी आ जाइएगा, मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, या कभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहीं पे मुलाकात करवा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बच्चे की काउंसलिंग की जाए। बहुत सारे बच्चों को इश्यूज़ होते हैं कि वो सबके सामने या कॉमन इश्यूज़ नहीं होते, उनकी साइकी ऐसी बन चुकी होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्हें फील होता है बहुत सारे इश्यूज़। किसी बच्चे को ऊंचाई से डर लगता है, किसी बच्चे को पानी से डर लगता है, किसी को तेज़ दौड़ने से डर लगता है, किसी को ऊंची बिल्डिंग को देखने से डर लगता है, किसी को स्पीड से डर लगता है। ये जो छोटे छोटे डर हैं, खौफ हैं, ये बच्चे के दिल से निकलने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, कोचिंग में इस्तेमाल करते हैं। ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप उनको लेके आएँ, ये स्पेशल आपके लिए मैं चलें, ठीक है, कि आप उनको कभी लेके आएँ या उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ठीक है। अगर वो ना आना चाहें तो कभी मुझे बुला लें, मैं टाइम निकाल के कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला इस मसले को हम मिल के सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। परेशान नहीं होना आपने, आप यहाँ पे आए हैं ना, परेशान नहीं होना, ठीक हो गया जी। चलें जी, किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मैम। सर जिस तरह अभी एक मदर ने कहा ना कि मेरे बच्चे को हारने से डर लगता है, तो अक्सर रिजल्ट वाले दिन ये हो जाता है कि माइंड कंपैरिजन कर रही होती है अपने बच्चे का किसी और के बच्चे के साथ, कि बच्चे उसने A+ ले लिया, आप तो A में हो, आप तो B में हो, उसने 0.5 ज़्यादा ले लिए, आपने कम ले लिए, तो ये इस चीज़ का कितना असर होता है? अच्छा, आप पेरेंट्स या टीचर्स में से? मैं टीचर में से। अच्छा जी, यानी आपका ये शिकवा मदर्स के साथ है? नहीं शिकवा नहीं, मेन एक प्रॉब्लम मदर्स के साथ है, ये बच्चों का है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे पे ये चीज़ जो है आया पॉजिटिविटी लेके आती है या नेगेटिविटी? ओके जी, गुड पॉइंट है, ये मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा। सेकंड पॉइंट जी जी। अभी एक मदर ने कहा कि बच्चा मुझे इस तरह से बोल देता है ना कि भाई आप मेरे से प्यार कम करती हैं, ये एक हद तक तो तमाम बहन भाइयों में होता है ना, तो इससे रिलेटेड आपके मुताबिक तमाम बहन भाई समझते हैं कि हमें प्यार कम मिलता है? मतलब अक्सर यही होता है, बहन भाइयों में लड़ाई यही होती है कि अब्बा जी आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम करते हैं, और अम्मा जी आपसे ज़्यादा करती हैं। हाँ जी, अक्सर बेटियों का ये होता है कि बेटों से ज़्यादा प्यार किया जाता है, बेटों का होता है कि नहीं अब्बा हज़रात जो हैं वो बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस मतलब इसको देखते हुए मेरा पूछने का ये है पॉइंट कि भी जो घर में जिस तरह उन्होंने कहा कि वो मुझे ऐसे बोल देता है, या मतलब एक उसमें ये भी है कि रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं है, तो जो घर के अंदर माहौल होता है, जो हमारे बड़े कार्य होते हैं, या जिस तरह अब हम हैं बड़े बहन भाई, अगर हम एज अ देखें तो हम कार्य होते हैं, तो वो हमारे छोटों पे कितना असर रखती है वो चीज़, ज़बरदस्त। पॉजिटिव रखती है या नेगेटिव रखती है? ओके जी, मैं इसको इंशाल्लाह उसको फिक्स करते हैं या नहीं, मतलब किस हद तक करते हैं? ओके जी, मैं इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों को, तमाम क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि आज कवर करें, क्योंकि टाइम हम नॉट श्योर कि कितना है या कितना नहीं है, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा चाहता था लेकिन सर ने हमें टाइम ज़्यादा नहीं दिया, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको बाइंड अप किया जाए। लेकिन मे भी अगर किसी को कोई इशू हो तो कभी भी आप सर से रब्ता कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को लेके चलें कि हम जी, आप में से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 से 12 साल के हैं, यानी 2 से 12 साल से छोटे बच्चे जिनके हैं जी, हम पहले इनकी बात करेंगे, ठीक है जी। फिर 12 से 24 साल ये दूसरा ग्रुप एज होता है। पहला ग्रुप एज क्या होता है? 12 साल तक, दूसरा 12 से 24 और तीसरा होता है 24 से 36 साल। ये 3 एज ग्रुप होते हैं, तो हर एक अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक बच्चे को अलग से मैनेज करना है, बड़े को छोटे के मुताबिक नहीं और छोटे को बड़े के मुताबिक नहीं। जब हम हर बच्चे को समझ के चलेंगे फिर वो सही समझेगा भी, सही परफॉर्म भी करेगा, नसीहत पे अमल भी करेगा और हमारे साथ चलेगा भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम जैसे बड़े को डांट के समझा रहे होते हैं वैसे बच्चे को समझा रहे हैं, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं वैसे बड़े को भी प्यार कर रहे हैं, बच्चे का हर कहना मान रहे हैं, बड़े का भी मान रहे हैं। तो ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जिनमें दोनों ग्रुप्स में आ जाते हैं, यानी छोटे बच्चे भी 12 साल से बड़े भी हैं? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें। अब बातें नोट भी कीजिएगा, दिल में भी बिठाइएगा और कोशिश कीजिएगा इन प्रैक्टिकल बातों पे अमल कीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए। इसमें बच्चे का गुस्सा भी शामिल होगा, इस पॉइंट में कॉन्फिडेंस भी शामिल होगा, इसके अलावा 2-3 और पॉइंट्स भी इसमें आ जाएंगे, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1,
माइंड में रखें या नोट करें। नंबर 1 पॉइंट ये है, कौन बताएगा नंबर 1? कोई बताएगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए? जी, नंबर 1 पॉइंट याद रखें, बच्चे को किसी के सामने नहीं डांटना। नंबर 1 क्या पॉइंट है? बोलें। बच्चे को किसी के सामने नहीं डांटना, बच्चे को किसी के सामने बुरा नहीं कहना, बच्चे को किसी के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी, उसके मार्क्स कम नहीं बताने। सबसे बड़ा इशू क्या होता है? बच्चे के मार्क्स आए, चाचा आ गया, खाला आ गई, मामू आ गया, फुफड़ आ गया, जो भी खानदान का बंदा आ गया और नकम्मा हो गया। हम उनके सामने बच्चा भी बैठा होता है या सुन रहा होता है या घर में मौजूद होता है, माएँ कह रही होती हैं इस दफ़ा इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया इसको। नंबर 1, कभी भी बच्चे की बुराई किसी और के सामने, नंबर 1 क्या है? बच्चे को डांटना, और बुराई भी इसी में आ जाती है, बुराई किसी के सामने नहीं करनी। इससे होगा क्या? आप बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चे की बोलें सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत लोगों के सामने खराब करेंगे तो बच्चा आपकी इज्जत लोगों के सामने खराब करेगा। क्या बच्चे की इज्जत नहीं होती? हम बड़े हैं, इज्जत है ना, है सर जी? मैं आपसे कहूँ यार आपने क्या पहना हुआ है यार, आप कहेंगे यार क्या सर्विस कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ यार आप खूब लग रहे हैं, बंदा वैसे ही सीना छोड़ गया। मैं यार सर ने तारीफ कर दी, माँ ने तारीफ कर दी, बाप ने तारीफ कर दी। इसे तो बोलने की अकल नहीं है, बड़े समझाती रहती हूँ, गाली देता रहता है। कौन बैठा हुआ है? दादा बैठा हुआ है, दादी बैठी हुई है, कोई कज़न आए होते हैं, देखो आपका बच्चा कितना अच्छा है, आगे कंपैरिजन भी इसी में। आपका बच्चा देखो बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, और मेरा बच्चा देखो शरारतें की जा रहा है, इसको सिखाती भी हूँ, डांटती भी हूँ, समझ नहीं आती। तो बच्चे की इज्जत को मजरूह नहीं करना। अब इतना सा बच्चा है, सामने आ जाओ, ओए आ जाओ, शाबाश, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, शाबाश। अब इतना सा बच्चा है, हो सकता है ये आपके सवाल का जवाब ना दे सके, हो सकता है आपकी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब ना दे सके, हो सकता है आपको कुछ कह ही ना सके, आप जो मर्जी इसको कहते रहे। लेकिन हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक ये फ्रंट पे, एक बैक पे। फ्रंट वाला वही है जो हमने याद किया, फ़ौरन बता दिया, जो माइंड में है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ये बैक पे, जो यहाँ जमा होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? चीज़ें जमा होती रहती हैं। जब चीज़ें यहाँ पे जमा होंगी, पहले तो कुछ नहीं कहेगा बच्चा, पहले तो छोटा है ना, अल्फाज नहीं है, बयान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, अल्फाज भी आ गए, और कोई ऐसा मौका आया कि ये पीछे वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? फ्रंट पे। पीछे वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? फ्रंट पे। और फिर वो अपना गुस्सा भी निकालेगा, आपकी इज्जत भी मजरूह करेगा। नंबर 1, बच्चे की इज्जत को मजरूह बोले। जब हम बच्चे को कहेंगे यार तुझे तो आता नहीं किसी के सामने, बच्चे में क्या खास कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो किसी के सामने सलाम दुआ कर जाए, या कोई नज़म सुना जाए, या किसी से अच्छे तरीके से पेश आ जाए? क्या उसे आएगा? वो कहेगा मैं गलती होगी तो माँ ने फिर डांट देना, तुझे फिर गलती होगी तो उसे। तो किसी के सामने बच्चों को नहीं करना, अकेले में। मैं ये भी समझता हूं बहन भाइयों के सामने भी एक दूसरे को ना डांटे। जब बहन भाइयों के सामने एक दूसरे को डांटते हैं ना, एक बच्चा कहता है कि शायद मैं इनका अपना बच्चा भी हूँ या नहीं हूँ। बचपन में ये सोचा करते थे सब। ऐसा पता नहीं होता, पता नहीं मम्मा मैं आपका सगा बच्चा भी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे डांटती रहती, इन्हें कुछ नहीं कहती आप। समझा नहीं आ रही मेरी बात? यहां से प्यार डिवाइड होता है। एक्चुअल में याद रखें, माओ का प्यार कभी डिवाइड नहीं होता। मां का प्यार मल्टीपल होता है, जरब होती है, तकसीम नहीं होता। मां बाप का प्यार, अगर बच्चा एक है, इसको 100% है, तो एक और होगा तो उसको 1000 यानी 100 + 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 100 उसका 100 उसका, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000।
मल्टीप्लाई माँ बाप का प्यार होता है। लेकिन जब हम बच्चे को एक दूसरे के सामने डांटते हैं, एक बच्चे को दूसरे के सामने, वो देखो तेरे भाई ने कितने अच्छे नंबर लेके आए हैं, आप कहाँ पे हो। अच्छा बच्चा किसे कहते हैं? जो अच्छे नंबर लाए। अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए? लाने चाहिए। लेकिन हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर देता हूं एग्जांपल के तौर पर। ये एक क्वेश्चन पेपर है, आप सब में बांट देते हैं। ये पेपर है आपका। पीटीएम में आप आते हैं, बच्चों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बच्चे को कैसा लगता है? तो फिर पीटीएम नहीं होगी, इसे क्या कहेंगे? सीटीएम कह लें। क्या कह लें? सीटीएम, चिल्ड्रन टीचर मीटिंग। माओ की कारकर्दगी। फिर बच्चे कंपैरिजन कर रहे होंगे, मेरी क्लास के बच्चे की मम्मा के इतने नंबर आए हैं, आप कितने क्यों आए हैं? अकेले बैठिएगा, कभी सोचिएगा आपको कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा आपको कंपैरिजन कर रहा है। आपका बच्चा आपको कंपैरिजन कर रहा है, अच्छा लगेगा आपको। उसकी मम्मा ने देखो कैसे कपड़े पहने, उसकी मम्मा को देखें अच्छे खाने बना के लाती है, उसकी मम्मा को देखें लंच अच्छा बनाती है, उसकी मम्मा को देखें अच्छे मार्क्स लेके आई है, उसकी मम्मा ने इतना पढ़ा हुआ है, उसकी मम्मा ने ये किया, उसके बाबा ने ये किया, उसने ये चीज़ लेके दी, उसने ये चीज़ लेके दी। आपको कैसे लगेगा? कभी अकेले बैठ के सोचिएगा। ये जितनी मैं आज बातें कर रहा हूँ, अगर हमारे पास बहुत टाइम होता, प्रिंटिंग में हमारी 7-8 घंटे की वर्कशॉप्स होती हैं, 1-2-3 घंटे में तो बहुत सारी कम चीज़ें डिस्कस होती हैं, ये प्रैक्टिकल होती हैं। मैं एक एक पॉइंट पे यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाता जाता। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। तो कल अकेले बैठ जाइएगा कमरे में एक दिन, या जाते हुए भी, या यहाँ से जाने के बाद जब अकेले हों, सोचिएगा कि मैंने बच्चे को कंपेयर किया तो बच्चे को अच्छा लगा होगा। वो अच्छा लगता नहीं लगता? अगर बच्चे मुझे कंपेयर करें, मैं कैसे लगी हूँ? बच्चे माँ बाप को कंपेयर करना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? सिर्फ माँ की बात नहीं, बाप भी इसमें है, उस्ताद भी इसमें है। उस्ताद भी माँ बाप की जगह है, तो उस्ताद भी सारे मौजूद हैं यहाँ पे। अगर उस्ताद भी कंपैरिजन कर रहा है, बड़ा एक ही चीज़ समझाइए, उसे समझ आएगी, और आप क्या खेल रहे हो? वो हाथों से खेल रहे हो। वो भाई इधर मेरी बात सुनो, एक ही बात सुना रहा हूँ, सबको समझ आ रही है, आपको क्या हो रहा है? आप क्यों खेली जा रहे हो? सबके अच्छे मार्क्स आ गए, आपके क्यों नहीं अच्छे हैं? टीचर से भी रिक्वेस्ट है, माओ से भी रिक्वेस्ट है, जो बाप बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने बच्चों को दूसरे के सामने कंपैरिजन ना करें, उनको किसी और के सामने नहीं डांटें, उनकी इज्जत मजरूह नहीं करें। जी सर की कंपैरिजन में थोड़ी डिटेल बता दें, बच्चे बीच में अनपढ़ हैं। ओके जी, ओके। अच्छा, मेरी बात समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग खामोश बैठे हुए हैं। चलें हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सादा अल्फाज में। हमने मुकाबला नहीं लगाना एक दूसरे के साथ। हमारा मुकाबला किससे ना होता है? और तूने मेरी दीदी बेटी ना ज़्यादा नंबर ना लाए, तूने मेरे भाई के बेटे के साथ ज़्यादा नंबर ना लिए, तो फिर क्या होगा? आपने कंपैरिजन यानी मुकाबला नहीं करना। करना क्या है? मुकाबला करना चाहिए, लाइफ में मुकाबला होना चाहिए। ये नहीं पूछना ओ भाई उसके नंबर कितने आए हैं और आपके देखो कितने आए हैं, ये कहना बेटा इस दफ़ा इतने आए हैं ना, अगली दफ़ा आपने अपने से ज़्यादा नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? इस दफ़ा 70% आ गए, तो देखें पिछली दफ़ा कितने आए थे, पिछले एग्जाम्स में कितने आए थे। अगर 60 आए हैं इट्स मीन वेल एंड गुड, या 10% इंप्रूव हो गए। हाँ, अगर 80 आए हैं पिछली दफ़ा और इस दफ़ा 70 है, फिर बच्चे के सामने रखें बेटा पहले आपका रिजल्ट क्या था और अब क्या है। मुकाबला कैसे करना है? खुद के साथ। मुकाबला किसके साथ है? बोले मुकाबला किसके साथ करना है? बच्चे को जब भी समझाना है तो कभी किसी का नाम नहीं लेना, मैडमों से नहीं पूछना पहली पोजीशन के कितने नंबर आए हैं, बच्चों से नहीं कहना कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आपसे ज़्यादा आगे हैं, बल्कि कहना बेटा पिछली दफ़ा कितने नंबर लिए थे, उससे बेहतर हैं तो उसे शाबाशी दें, उसे गिफ्ट दें, उसे इनाम दें, उसको कोई अच्छा खाना, उसकी पसंद का खाना बना दें, उसको थोड़ा सा होटल पे ले जाएं, आज बाहर का खाना खाते हैं, बाहर से मंगवा लें कोई पिज़्ज़ा बर्गर जो भी उसको पसंद है।
क्यों? उसने अपने आप से मुकाबला किया, और जिस दिन इंसान अपने आप से मुकाबला करता है इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम मुकाबला किससे करेंगे? लोगों के साथ, कज़नों के साथ, भाइयों और बोलो बहनों के साथ मुकाबला करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब वो बड़ा होगा ना तो वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, अपने बहन भाइयों से प्यार नहीं करेगा, अपने रिश्तेदारों से भी मुकाबला करेगा, अपने बहन भाइयों से भी मुकाबला करेगा। और मुकाबले में इंसान क्या करता है? छीनता है और छीन के हासिल करता है। जैसे हमारे साथ सियासतदान है, जितने भी मुकाबले होते नहीं होते, ये मुकाबला खुद जीतते हैं। इनके यहाँ मुकाबला किसे कहते हैं? किसी को हरा दो और खुद जीत जाओ, ये मुकाबला है। हमने किसी को नहीं हराना। किसी के 90 आए मेरे 80 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके 90 रहे मेरे 95 होने चाहिए, उसको नीचे नहीं लेके आना। ये बच्चा जैसे छोटे छोटे कदम रखता है, छोटी छोटी नसीहतें करें, छोटी छोटी बातों पे उनको डिस्कस करें, उनके साथ क्वेश्चनिंग करें, उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं, उससे प्यार करें। देखिएगा ये जब बच्चा बड़ा होगा ये मुकाबला नहीं करेगा। ये देखेगा खुद को कि आज मेरी पे अगर 20,000 है तो कल 2 साल बाद कितनी होनी चाहिए? 25। वो मुकाबला नहीं करेगा कि किसी की 40 है तो मैं भी 40 लूँगा। लेकिन हम जब बचपन से ही मुकाबलेबाजी, बेटा पहली पोजीशन क्यों नहीं आई, पहले नंबर पे क्यों नहीं आए आप? देखो वो आपकी हमसाई, आपकी क्लास फेलो, आपकी कज़न, वो पहले नंबर पे आई, आप क्यों नहीं आए? आगे अगर बच्चे ने कह दिया उसकी माँ ने इतना पढ़ा हुआ है, उसकी माँ ये लेके देती है, तो आप क्या करोगे? उसके माँ बाप की तरह आप? ऐसे बच्चा भी मुख्तलिफ होता है। दुनिया में इस वक्त 7-8 अरब आबादी है और सिर्फ अल्लाह की कारीगरी देखनी है कि अल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखनी है, तो एक अंगूठे का साइन भी सेम नहीं है। 7-8 अरब आबादी में किसी का सेम नहीं है। ये छोटी सी अंगूठा, छोटा सा, इसके जो साइन है ये सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, अंगूठा हर एक अलग होता है। तो बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं? मैं उस्तादा के साथ जब ट्रेनिंग होती है कहता हूँ बच्चे सेम नहीं होते। मैं कोई उनकी एज वाइज या उनके ख़ानदान वाइज बेटा बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी बेटा कह दिया, मेरी एक आदत सी बनी हुई है। चले खैर, मेरी बहनों मेरी माँ याद रखें कि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ख़ानदान क्या है, इसका रंग क्या है, इसका नस्ल क्या है, इसका कद क्या है, मोटा है छोटा है क्या, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात जहानत की और काबिलियत की बात कर रहा हूँ। कोई बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में अच्छे होते हैं, कुछ इंग्लिश में अच्छे होते हैं। आप देखें वो बच्चा किस में अच्छा है, उसमें उसको आगे जाने दें। पिछले दिनों में मेरे पास एक स्टूडेंट आई 8th क्लास की, उन्होंने 9th पढ़नी थी, अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। कहते सर मैं आर्ट्स रखना चाहती हूँ, मेरी माँ कहती बायो रखो, डॉक्टर बनना है। मैं एक दफ़ा कैरियर काउंसलिंग कर रहा था, एक अकेडमी है इस्लामाबाद पिंडी की, काफ़ी बड़ी, नाम मैं नहीं लूँगा। वहाँ एक 9th क्लास की बच्ची से मैंने पूछा जी बेटा आप क्या काम कर रहे हैं, यानी क्या रखा हुआ है, बायो या कंप्यूटर? 2 चीज़ें होती हैं साइंस में। सर मैंने बायो रखी हुई है। मैंने भी ये पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो? कहते सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ? डॉक्टर। मैं कहा बेटा क्यों बनना चाहती हूँ? सर मेरी नानी की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनती। किसकी ख्वाहिश है? बोले नानी की। नानी कहाँ पे? अल्लाह के पास। नानी कहाँ पे है? अल्लाह के पास। ख्वाहिश किसकी है? माँ बाप की, दादा की, दादी की, कज़न की, अंकल की, मामू की, फुफड़ की। वो कुछ बन नहीं सके, बच्चे को चाहते हैं तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने इंजीनियर ही बनना है, तूने यही करना है। ओ भाई हम अपनी ख्वाहिशें उस पर क्यों थोप रहे हैं? हम अपनी ख्वाहिशें जो हम चाहते थे बनना नहीं बन सके, बच्चे से तो पूछो भाई बनना क्या चाहते हो? बच्चों से तो पूछो हम क्या करना चाहते हैं। नहीं पूछते ना बच्चे से, गर्ल से तो बिल्कुल नहीं पूछते। डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे आएगा? बच्चे से तो पूछते नहीं हम, गर्ल से तो बिल्कुल नहीं पूछते। बॉयज तो फिर भी थोड़ा सा मेरे जैसे होते हैं। अब्बा जान कहते थे सिविल इंजीनियरिंग करो, मैं नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी। कल ही अपनी मर्जी, अब्बा ने कहा ठीक है करते रहे। गर्ल्स नहीं बेटा यही करना है। पूछे तो सही, हो सकता वो बच्चा वो कर ही ना सके,
आप अंदाज़ा करें जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो आर्ट्स करनी चाहती है, वो बायो नहीं रखना चाहती थी, उसकी वाला एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं। तो मैंने जब बच्चे से बात की, वो कहती मैं सर आर्ट्स रखना चाहती हूँ, उसकी बायो में कोई कंडीशन इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहती, परफॉर्मेंस 0, 100 में से 20, 30, 40, 50% या कल को खैंच के 70% में ले लेगी। 70% वाला डॉक्टर तो नहीं बन सकता। अब पूरी ज़िंदगी वो बच्चा क्या करेगा? बोले अपनी माँ को कोसेगा, अपनी माँ को कहेगा कि नहीं कहेगा? एक सेकंड ईयर का बच्चा आया, सेकंड ईयर में 2-3 दफ़ा फेल हुआ, एक ही सब्जेक्ट में फेल होता था, पता किसमें? केमिस्ट्री में। एफएससी में सेकंड ईयर में एक बच्चा एक सब्जेक्ट में 3 साल तकरीबन 3 दफ़ा उसने अटैम्प्ट किया, फेल हुआ। वो बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो पास हो गया माशाल्लाह। में सारे पास हो गए, जो पिछले कम से कम 4-5 सालों से वही पास हो गए। यहाँ बाप बैठा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ अपनी चेयर पे, यहाँ बाप है, यहाँ बेटा बैठा हुआ है, और बेटा बाप के मुंह पे कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कंप्यूटर रखनी, मैंने नहीं रखनी केमिस्ट्री, मेरे पल्ले नहीं पड़ती केमिस्ट्री, और आपने मुझे रखवाई, आप करो, भरो बार बार मेरी फीस है, मुझे क्या, जब तक ना पास हो। माशाल्लाह बाप भी इमरान खान साहब को दुआ देते हैं। खैर इमरान खान साहब के इसमें कसूर नहीं, मैंने जस्ट एज अ फन किया, मामला ऐसे थे कुछ। जी भाई, शाबाश बेटा, बैठ जाओ शाबाश, थक तो नहीं गया? जी भाई अब बताएं, कॉन्फिडेंस समझ आ गई? जब हम बच्चों के सामने या किसी के सामने कहेंगे कौन कॉन्फिडेंस आएगी? एक और चीज़, बिठा रहे हैं, मेरे का थक गया। एक और चीज़ याद रखें, बच्चों की कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। किसी ने कहा, किसी वालदा ने कहा था कि खाना पका रही हूँ, सवाल पूछते हैं, मना कर देते हैं, सवाल बच्चे पूछते हैं, मना कर देते हैं। अब माने या ना, मैंने कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हर बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होता है, बट है पैदा होता है, चलता भी नहीं है, 2-3 महीने का, 1 महीने का रोना शुरू कर देता है। रोना भी क्या है? कॉन्फिडेंस है या नहीं? उसकी उस वक्त ज़ुबान ही को रोना है, ऐसा वो बड़ा होता है, चलता है मम्मा बाबा लगा रहता है, ये उसकी ज़ुबान है। कॉन्फिडेंस है या नहीं? तो बड़ा होता है, बोलना शुरू कर देता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, ये किससे बनता है, ये क्यों बनता है, इसको ये स्टिकर क्यों लगाया हुआ है, इसका कलर ग्रीन क्यों है, ये कौन सा कलर है, ये फोम से क्यों बना हुआ है, प्लास्टिक से क्यों नहीं बना हुआ, इसे हम रिमूव क्यों करते हैं, किसी और चीज़ से क्यों नहीं करते, ये क्या चीज़ है, वो क्या है, ये कपड़ा कौन सा है, वो कपड़ा कौन सा है? मामा दे को जवाब, चुप कर, बोलता है सारा दिन, चुप, काम करने दे मुझे, चुप, सट हो जा। मैक्सिमम आजकल की मॉडर्न माएँ क्या करेंगी, आजकल की जदीद माएँ, अब मोबाइल लेना, कार्टून में, चुप, इनकम करा दे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ऐसा होगा, बच्चे ने सवाल किया, मना किया, आपने सवाल किया, मना किया, सवाल किया, मना किया, 2, 4, 5, 6 साल तक बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। सवाल किया, मना किया, किसी से सवाल पूछा, चुप कर जाओ, हर वक्त बोलते रहते हो, खामोश नहीं होता, बड़े सवाल करते। बट हर माँ कहती है बचपन बड़े सवाल करता था, आप बोलते ही नहीं। जब हमने खामोश करवा दिया, बच्चा बोलेगा कहाँ? शादियों पे जाते हैं, बच्चा सवाल करता है, ये दुल्हन ने ये लिबास क्यों पहना हुआ है, ये इसमें ये लाइनिंग क्या हमसे होती है, ये कितने का सूट होता है, ये गाड़ी कौन सी है, ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, दुल्हा कौन सा है, दुल्हन कौन सी है, ये जो भी एक मामला तो बच्चे सवाल करते हैं। शादी पे जा रहे हैं, बोलना नहीं वहाँ पे तूने, और तू बोला ना मैं टांगे तोड़ूंगी। जब हम कहेंगे, बच्चे ने कहा ठीक है बोलना जुर्म है, बंद कर दिया, अब हम चाहते हैं कॉन्फिडेंस हो। तो जिन बच्चों में नहीं कॉन्फिडेंस, उनको ऐसा सा बुलाना सिखाएं, उनके सवालों के जवाब दें, उनसे प्यार करें, जिनके हमने किसी वजह से हालत खामोश करवा दी है, किसी वजह से खामोश हो गए बच्चे। बच्चा बड़ा होता है, स्टेज पे आता है, टांगे कांपती है, तिलावत नहीं कर सकता, नात नहीं पढ़ सकता। ये माँ का पहला, बाप का दूसरा। माँ का पहला क्यों है ये आप सब समझते हैं, माँ ने ज़्यादा टाइम देना है। बच्चा बाप बेचारे को कहाँ है, आपके साथ शादी हुई हैं? चलो खैर, बाप सारे दिन बाहर होते हैं, काम करते हैं, रात को कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 5 बजे आके टीवी देख लेते हैं। चलो खैर वो भी गलत करते हैं, बच्चों को टाइम देना चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सर से मैं बात कर रहा था, वैसे तो मेरा यही इरादा था कि फैमिलीज़ को बुलाया जाए। लोगों सर कहते हैं कोई बच्चे कौन संभालेगा फिर पीछे तो भाई घर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ का किरदार नहीं होता, वहाँ पे बाप का किरदार होता है। मेरी भाभी हैं, वो नमाज
पढ़ा करती थी, मेरे एक कज़न हैं, यानी मेरे कज़न की वाइफ हैं, तो मेरे जो कज़न है वो सुस्ती कर जाते थे। माशाल्लाह ताला ने 3 बेटे उनको दिए। अब बाप जब सुस्ती करता है या माँ सुस्ती करती है तो वो बच्चे को कहती है कि मेरे साथ नमाज़ खड़ी। शुरू में तो बच्चे थे तो उसके साथ माँ के साथ खड़े हो जाते थे। अब बच्चों ने क्या माँ की तरह नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब बॉयज़ की और गर्ल्स की नमाज़ में बड़ा फ़र्क होता है, तो वो किसी नमाज़ कौन सी पढ़नी शुरू कर दी? माँ की तरह की। मैं एक दिन गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? ठीक है, वो कहती मुझे देखा, मुझसे सीखा, बाप को देखा ही नहीं कभी तो सीखेगा क्या? इससे जो पहला फ़िक्र हमने कहा था ट्रेनिंग में कि बच्चा आपको कहने से नहीं सीखता, बल्कि आपको देखता है और देखने के बाद फैसला करता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना। जी, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है? जो ख़राब हो चुका, जो बच्चे छोटे हैं, जैसे ये बच्चा है या इससे भी छोटे बच्चे हैं, उनको कभी भी ना डांटें, सवाल करने दिया करें, कोशिश करें कि उनके जवाब भी दें। हमारे पास जब जवाब नहीं होता तो एक ही जवाब है, वो डांट है या मार है। ऐसा है या नहीं? टीवियों पे देखा होगा, शो होते हैं, क्या होता है जब एंकर सवाल पूछता है उसके बाद जवाब हो तो बैठे रहते हैं, जवाब ना हो तो माइक फेंक के लड़ाई करके भाग जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता? तो हमें क्या करना है? बच्चों के सवालों के जवाब ढूंढने हैं, देने हैं, समझाने हैं। हमें समझ ना आए तो कहना बेटा मुझे इस सवाल का नहीं पता, मैं किसी से पूछ के बताऊंगी। बच्चे को क्या लगेगा? मेरा सवाल ठीक है, मेरी बात ठीक है, मुझे पता कल को चल जाएगा। लेकिन जब हम डांटेंगे तो ये कॉन्फिडेंस जाता जाएगा। जब कॉन्फिडेंस जाता जाएगा तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से ऐसा लोगों से नफरत पैदा हो जाती है, वो सोशल नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, सर घर में बड़ा तेज़ है, बाहर जाता है बोलता ही नहीं है, किसी के सवाल को जवाब भी नहीं देता। ऐसा होता इशू नहीं होता? जब हमने उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, ऐसा वो कॉन्फिडेंस जो दबता जाता है, वो बाद में गुस्से की शक्ल भी बनता है। वो बाद में आपका कहना नहीं मानता, क्योंकि पहले आपने उसका कहना नहीं माना। जब आपने कहना नहीं माना, वो आप कहना नहीं मानेगा। क्या करेगा? जिद करेगा। क्या करेगा? पहले आपने तंग किया था ना उसको, जो उसके बैक माइंड में था यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, बड़ा हो गया ना, हैं? अब सवालों को जवाब भी दे सकता है, जुबान भी चला सकता है। अब क्या करेगा? जिद करेगा। उसके माइंड पे यहाँ पे है, उसे नहीं पता, लेकिन बचपन से यहाँ सुना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो कहते हैं कि जब उनकी माँ मेरे ख्याल से उनको मदरसे छोड़ने गई तो काफ़ी सारे कुरान जो पहली दफ़ा वो पढ़ रहे थे लेकिन उसको आता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल को। माँ की गोद से क्या मुराद है कि जब बच्चा आप इस वक्त दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम कौन सी है? को बता सकते हैं? चाइनीज़, इसके अलावा हमारी उनसे बहुत दुश्मनी है, हम उसे मानते, उस कंट्री को भी नहीं मानते। इसराइल, यहूदियों की कभी शादी के बाद के मामलात देख लिए जाएं, आप हैरान होंगे आप ये क्या करते हैं। शादी होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको मैथ सिखाते हैं, माँ को तैराकी सिखाते हैं, माँ को सारा दिन मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। अब माने या ना माने, माँ की गोद में बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है, मेडिकल कहती है, मेडिकल साइंस कहती है, बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अब ये आप पे है, आप ड्रामे देखें, चिट-चैट देखें, टिकटॉक देखें, लड़ाइयाँ देखें, इंटरनेट पे ड्रामे और गाने सुनें, या फिर आप कुरान पढ़ें, सहाबा की बातें पढ़ें, नबी की सीरत पढ़ें, सहाबियात की बातें पढ़ें, घर में अखलाकियात को लेके आएँ, ऊंचा नहीं धीमा बोलना शुरू कर दें। क्यों? एक नया मेहमान आने वाला जिसने ज़िंदगी में अभी दुनिया नहीं देखी, वो भी मेरे पेट में सीख रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है आजकल की माएँ बेचारी, आजकल खुराक ना होने की वजह से कमज़ोरी है, ये मेडिकल बात है, मैं उस पर नहीं आऊँगा। काम काज से ज़्यादा करती नहीं है जब माँ बनने वाली होती है। मेरी बातों से कोई नाराज़ तो नहीं हो रहा कोई? खैर है, आज हो भी लें, खैर कुछ नहीं, मैंने कौन सा बार बार आना है, तो कोई नाराज़ रहा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सीख लें तो फ़ायदा होगा। तो कोई भी आप में से अल्लाह ताला किसी की किस्मत में बेटा या बेटी, अब होता क्या है, काम कम होता है,
घर में कमरे में क्या लगा होता है? टीवी। क्या लगा होता है? टीवी। टीवी पे क्या देख रहे हैं आप? कोई आज ऐसा ड्रामा बता दें, कोई एक दो के अलावा, जैसे ये एक आर्मी वालों ने बनाया था पिछले दिनों में, शायद अभी भी कोई नहीं आ रहा आर्मी वालों को, मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो मैं ड्रामे आमतौर पर कम ही देता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है मुझे, सीखना सिखाना जो है इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। क्या हो रहा है ड्रामों में, फिल्मों में, गानों में? सास बहू, शौहर बीवी, देवरानी नंद, जो भी भाभी, सारे वो करतूत करते हैं फिल्मों ड्रामों में। बच्चा वो सीख रहा है नहीं सीख रहा? हम भी सीख रहे हैं, हमसे बच्चा भी सीख रहा है। तो गौसे आज़म पाक रहमतुल्लाह अलैह की माँ क्या करती थी कि जब बच्चा पेट में था वो सारा दिन कुरान पढ़ा करती थी, सारा दिन अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और जब कहा जाता है कि जब वो बच्चे को दूध पिलाती थी तो उन्होंने लिखा है कि कभी भी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। तरबियत का ये आगाज़ है और इसी से ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे जी। तो कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया, गुस्सा, जिद की वजूहात पता चल गया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि जिद क्या ख़त्म कैसे करनी। बच्चा जो खाने नहीं खाता, इसमें किसी ने कहा खाने का ईटिंग प्रॉब्लम, खैर है, छोड़ दो वो का बच्चे को, कुछ नहीं होता, नहीं मरता जी सर। वो टाइम एंड हो गया नहीं, आपको टाइम मजीद दे रहे हैं, ले जाएं। थैंक यू सर, ये भी मोहब्बत वाली बात। सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। टाइम ले लें, जो लेट कमर्स हैं उनको भी कोई फ़ायदा हो। अच्छा नहीं, आप स्लोली, और दूसरा जो गाने का इशू है ना वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा ऑर्डर दिया कि वो तैयार करें। टेंशन ना लो, 5 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है, जब इशारा करेंगे क्लोज करेंगे। ठीक है जी। वैसा वो उमर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग होगी, जोरदार। मैं बहुत खुश हूँ इसकी बात। जब सर उमर वैसा मेरे पास आया ऑफिस में, सर जी सेशन करना है पेरेंटिंग पे, मैंने कहा टाइम कितना मिलेगा सर? 1-1.5 घंटा। मैं मज़ा नहीं आने वाला, 1-1.5 घंटा तो आवाज़ होता है, सीखना तो बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करें, आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे, ये सबसे बड़ी बात है जी। तो खाने वाले हम आ गए भाई, जिद या खाना ये एक मिलता जुलती चीज़ है, इस पर हम आते हैं। जिन पेरेंट्स को इशू है खाने का और जिद का, हाथ खड़ा कर लें ताकि मेरा फोकस वहाँ पे रहे। सबको है तो ठीक है, कॉमन बात करते हैं। ये बच्चा भी खाना नहीं खाता, जिद करता है कि अच्छा बच्चा है, गुंचा बोले कुछ नहीं होता। क्या वो हर चीज़ में जिद करता है, कोई चीज़ भी नहीं खाता। बस खाली दुकान की चीज़ खाती है, रोटी शोटी नहीं खाती। जबरदस्त, दुकानें बंद ना करवा दे सर। आप और मैंने एक तहरीक चलानी मिलके, पापड़ ख़त्म बाज़ारों से करने हमने, बिस्किट ख़त्म करने हैं, टाफियाँ, लॉलीपॉप, बबल्स ये ख़त्म करने हमने, ठीक है। अब मेरे साथ हैं या नहीं? इस बात में मेरे साथ रहें यार। और बैर साहब को, उमर साहब को भी मिला लेंगे, ये तो ख़त्म करवाते हैं ना पहले, बाकी दुनिया हो या ना हो, बाकी दुनिया हो या ना हो, ये ख़त्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, आपके मुताबिक ये बताएं, बच्चा ये जिद करता है तो फिर आप क्या करते हैं? बस मैं समझा बोले, मैं भाई आस्ता आस्ता बोली, ये करो इसके, नहीं मुझे पैसे दे, मैं दुकान की चीज़ लाई, घर की चीज़ नहीं खाती, बाबा की इज्जत करती, मुझ पर शादी दे करती, बस। अच्छा, आप ये बताइए इसका आगाज़ कब हुआ, ये कैसे शुरू हुआ कि घर का खाना बंद हुआ और बाहर का खाना कैसे आया? आगाज़ अगर शुरू की जब पहले दिन ये दुकान पे गया, बस वो शुरू से खाती है। ये किसने किया? बस वो बाबा के साथ बाहर गई है ना, उसकी चीज़ लाई है ना, बस इसके बाबा के कान खींचने चाहिए हमें। माँ बाप में से ना अक्सर एक जो पहलू है वो कमज़ोर होता है। देखिए ये गलत है कि हम बच्चे की तरबियत के लिए, मैं वही बात कर रहा था, सिर्फ 9-10 के बच्चे की बात कर रहा था जिन्होंने पॉकेट मनी मिलती बाहर से चाय पीना शुरू कर दी, और फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज उसने बहुत अच्छे नंबर लिए। पिछले साल की बात है, 2 साल पहले उसने मैट्रिक किया। तो काउंसलिंग करने से, समझाने से
और थोड़ा सा निगरानी रखने से सब बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, खाने की ज़िद नंबर 1 याद रखिएगा। नंबर 1, कोशिश करें शुरू में बच्चे के फेवरेट खाने बनाएं जिनके ज़िद्दी हो चुके हैं, और जो चाहते हैं अभी बच्चा छोटा है ज़िद्दी ना बने कल को। खैर मैं वैसे अगर आमतौर पे देखूं तो बच्चा साल के बाद ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनकी एक छोटी बेटी और बेटा था, अभी शायद बड़े हो गए होंगे, तो वो बताते हैं कि मैंने इनके साथ कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ कवानीन बनाए हैं। वो क्या है? नंबर 1, कह दिया बच्चे ने कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर उस वक़्त 2 चीज़ें हम अक्सर देखते हैं, हम कहते हैं जायज़ है या वो चीज़ नाजायज़ है। क्या देखते हैं? जायज़ है या हलाल है या हराम है। नंबर 1 क्या देखते हैं हम? बोलें, वो चीज़ जायज़ है नाजायज़। नाजायज़ चीज़ तो कोई भी माँ बाप नहीं देगा, लेकिन प्रॉब्लम है जायज़ चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं हम जायज़ चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं जितनी की ज़रूरत नहीं होती। होना क्या चाहिए? तरबियत का आगाज़ की मैं बात करूँ छोटे बच्चों से, बड़ों को भी इसी के हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जो 12 साल से बड़ा हो जाता है उसका चेंज सिस्टम हो जाता है, ये याद रखें। उसके सिस्टम ही चेंज हो जाता है, उसकी थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। कहा जाता है कि 12 साल तक बच्चे को जो सिखाना सिखा दो, इसके बाद बच्चा सीख नहीं सकता। इसके बाद बच्चा रेबल बनता है। क्या बनता है? रेबल। रेबल का मतलब बागी। किसी मूवी भी आई थी एक, बागी, पता नहीं किसी। अच्छा, बागी बन जाता है। क्या बन जाता है? बागी का मतलब क्या होता है? बोले, अपनी मर्जी करने वाला, किसी की ना सुनने वाला, उसे क्या कहते हैं? बागी। क्या कहते हैं? तो 12 साल के बाद वो नहीं सुनेगा आपकी बात, याद रखें। उसके और तरीके होंगे, छोटे बच्चे वाले नहीं होंगे। नंबर 1, इसको बाइट का खाना 1 महीने के लिए बंद कर दें। रोता है, रोने दो। कब तक रोएगा? हमारी माएँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं, कुछ बाप भी मेरी तरह इतने कमज़ोर हो गए हैं, बच्चा हल्का सा रोता है कोई, मैं अभी ज़मीन नहीं, मैं एक्टिंग भी करके आपको दिखा सकता हूँ, पिटना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देंगे। होता नहीं होता? अब बच्चा रो रहा है, क्या रोला डाला भाई, ये लो जाओ, रोने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा मरने नहीं वाला, याद रखें। रोने से कोई बच्चा नहीं मरता। सांस भी रुकती है बच्चे के रोते रोते। माँ को उस वक्त कलेजा बाहर आ जाता है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, और इसकी तो सांस बंद हो रही थी। अब बच्चे को एक फार्मूला मिल गया, बच्चे के बैक पे यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। पहले हल्का सा रोता था, मम्मा दे देती थी, अब ज़्यादा रोता हूँ तो नहीं देती। अब मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गला फाड़ूंगा, सांस बंद करूंगा तो माँ देगी। उसे ये फार्मूला किसने सिखाया? हमने। किसने? बोले, किसने सिखाया? फार्मूला सिखा दिया। उसे पता है कि ये एक माँ की लिमिट है, यहाँ तक माँ बर्दाश्त करेगी, उसके बाद उसका टुकड़ा जो जिगर का, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं होता, नहीं मरता बच्चा। हमारे साथ कहते हैं कि बच्चे ने ज़िद शुरू की, शुरू में तो ज़िद्दी बन गई जैसे भी, लेकिन हमने काउंसलिंग वगैरह ली और बच्चे, उन्होंने यही चीज़ें हमें कुछ बताई, तो बच्चे ने ज़िद की। हमने रूल बना दिया, बेटा जब कह दिया नो तो नो, जब कह दिया नहीं तो नहीं, जो मर्जी हो जाए। 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, 4 दफ़ा होगा, बच्चे माइंड में क्या बैठ जाएगा? अब माँ ने ना कह दी थी, हो नहीं होना वही। माँ ने इनकार कर दिया, बाप ने इनकार कर दिया, अब जितना मर्जी रोए, चीखे चिल्लाएं, जो मर्जी करें, अब कुछ भी। अब जैसे बच्चे की इज्जत मजरूह होती है, बच्चे को समझाने का तरीका नोट कीजिएगा। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, घर में तो चलो जिद वगैरह उन्हें पता है खैर पूरी नहीं होगी, माँ सख्त हो गई है, अजमल साहब का सेशन लेके आई है, माँ हम पे जुल्म कर रही है, अजमल साहब कैसी की तैसी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे खिलाफ हो जाएंगे आपके बच्चे सारे। ठीक है, घर में तो ठीक है, जब शादी पे जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, खिलौनों वाली शॉप पे जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? यहाँ की जिद सुने। अब उसे पता है मेरी माँ की और मेरे बाप की इज्जत है, यहाँ पे क्या है? बोले। अब वो आपकी इज्जत के साथ खेलेगा। उन्हें पता है कि मैंने ड्रामेबाजी की, मैं नीचे लेट गया तो मेरे माँ बाप की इज्जत है, ये मुझे चीज़ें ले देंगे। मेरी बहनों माओ याद रखिएगा, अगर माँ बाप की इज्जत होती तो बच्चे की भी इज्जत होती है। इसे कि ठीक बेटा रोते रहो, कल को जब आप बड़े होंगे, क्या समझाना है? कल को जब आप बड़े होंगे तो लोग कहेंगे ये वही बच्चा था जो जिद करता था और रोता था।
ये वही बच्चा था, जिद करता था, रोता था। मैं एक वीडियो, अगर यहाँ पे अपना शो नज़र आएगी नहीं, दिखाऊं। मेरी भांजी मेरे साथ रहती है इस्लामाबाद में, लाहौर से हैं वैसे, उनकी वालदा लाहौर में होती है। एक भांजी हमारे साथ यहाँ पे रहती है फैमिली के साथ। उनकी क्या आदत थी, एक मेरे ख्याल से आलू, गोभी, चिकन, नूडल्स, पापड़, बिस्किट्स, इनके अलावा कुछ नहीं खाती थी। 4th क्लास में हमारे पास यहाँ पे आई। अगर मैं लिटरली वीडियो दिखा सकूँ, उस दिन पता नहीं दाल बने हुए थे या शलजम बना हुआ था, कुछ ऐसा सालन था जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। मतलब जी मैम, कोई इशू है? अच्छा ओके जी, समझ आ रही सबको? उसे पता नहीं था मामू का कि मामू कौन सी चीज़ है। मेरे जैसे मामू भी बहुत कम होते हैं। वीडियो को मैं दिखा सकता हूँ, मेरे लैपटॉप में आज भी वो वीडियो मौजूद है। कम से कम 15-20 मिनट रोती रही है, चीखे मार मार के। उसने आधी रोटी खाई और आधी बचा दी, क्योंकि सालन उसके पसंद का नहीं था। लेकिन मुझे पता है इसे भूख है, सुबह से खाया, दोपहर का खाना था मेरे ख्याल से वो। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप रो रहे हो, रोते रहो। कोई अंडा नहीं बना के दिया। माँ क्या करती थी लाहौर में, मेरी सिस्टर ही है, क्या करती थी लाहौर में, बच्चा रोया अंडा बना दिया। मुझे अंडा खाना है, मुझे आलू खाना है, मुझे चिप्स खाना है। बड़ा उसने रोला डाला। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसने 15-20 मिनट की वो वीडियो भी बनी हुई है। मैं बकायदा वीडियो बनाता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल किसको दिखा सकूँ। अब देख के हंसती है, ये मैं थी, क्योंकि आप 7th क्लास में होगी, मैं थी।